I'm better. Okay, I'm okay. I'm good. आज बाय द वे एक आपके लिए मैंने आपको पहले भी कहा था मैं एक आपका वो आपके डैशबोर्ड में आई थिंक शो कर रहा होगा, एक बार चेक कर लेंगे आप प्लीज। नमस्कार नमस्कार रवि, आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनफैक्ट मेरा सजेशन बिफोर आई गेट स्टार्टेड ना फ्रेंड्स, सर कल 11:30 तक क्लास है, कोई बात नहीं, हमारा 12 बजे से 12 to 2:30 टुमारोज क्लास। टुमारो इज व्हाट डेट? 24th, ठीक है 24th दिसंबर। ओके प्लीज अटेंड कर लीजिएगा क्योंकि आज का जो क्लास है उसी का कंटिन्यूएशन कल होगा। सो द क्लास इज फ्रॉम 12 टू रफली अराउंड 2:30 to 45 विल फिनिश, ठीक है। प्लीज मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड फ्रेंड्स, ठीक है। कोई अगर मान लीजिए थोड़ा देरी से भी आएंगे तो कोई टेंशन नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे, पर प्लीज जो हम लिखेंगे नोट पे आप लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं और आप देखोगे कि आज जो डिस्कस करेंगे उसके बाद आप कितने सवाल बना पाओगे, मतलब आई कैन अश्योर यू, ठीक है। तो आज का जो क्लास का एजेंडा है, जैसे मैंने यहाँ पहले कल मैंने डिसाइड किया था कि हम सिर्फ बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ देखेंगे, बट देन आई थॉट कि अगर रूल्स, स्टैट्यूट्स, लॉज, फ्रेमवर्क्स, ट्रीटीज, कन्वेंशंस कर ही रहे तो सारे का सारा एक साथ कर डालते हैं, इसलिए मैंने कल क्लास लगवाया, नहीं तो मेरे को ऐसा कोई इच्छा नहीं था, पर आई नो कि आपको एक फ्लो में करा देंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके चलिए शुरू करते हैं, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड सो यू विल राइट विद मी फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको ये पूरा चीज एक क्रोनोलॉजी में समझना है ना तो आपको लिखना पड़ेगा, कोई किताब आपको क्रोनोलॉजी में समझाता नहीं है, वो आपको बस रूल्स बता देते हैं और रूल्स याद होते नहीं है किसी को। पॉलिसी कैसे समझना है समझो, ठीक है, क्योंकि अगर जीवन में पॉलिसी का काम करोगे तो पता होना चाहिए ना पॉलिसी पहले। तो अभी मैं चैट बैट नहीं देख रहा फ्रेंड्स, प्लीज थोड़ा सा भी डाउट्स रोक दो, आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, पेन पेपर लेकर बैठो, ठीक है। अनलेस आपको कोई चीज एकदम नहीं समझ में आए तभी हमसे पूछेंगे, क्योंकि आज एकदम फैक्चुअल है, आपको कुछ कुछ चीजें ही याद रखनी है, अगर वो याद नहीं रखोगे आप सवाल गलत करोगे। ओके तो आज बस फैक्चुअल क्लास है, बट वी हैव टू नोट डाउन पॉइंट वाइज हमें समझना है ताकि आप सॉल्व कर पाओ सवाल। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स, आज इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आई वाज नॉट वेरी फाइन टुडे, पर मैं सोचा कि आज नो वेज आई एम कैंसिलिंग द क्लास, तो सवाल ही नहीं उठता है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क? करेक्ट, ओके लेट्स स्टार्ट। द लीगल प्लस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आपका हेडिंग रहेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। ओके प्लीज नोट्स लिख लेना, फायदे में रहोगे, किताब के भरोसे इस कॉन्सेप्ट के लिए मत बैठो, बाकी सब भले आप वहां से पढ़ सकते हो, किताब के लिए, किताब पे इसलिए भरोसा ना करें, कोई भी नोट्स इज ऑलवेज बेटर देन किताब। ओके लेट्स बिगिन। सो एक चीज पहले मैं आपको बता दूं बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस अगर आप देखोगे, ओके पॉइंट नंबर 1 लिख लो, प्री इंडिपेंडेंस, सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे एक्चुअली। ओके अप्रोच वाज एक्सट्रैक्टिव बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, कोई समझने का मतलब इसमें जरूरत है नहीं, आप समझ जाते हो। एक्सट्रैक्टिव मतलब उनको बस लूट करना था, उनको उसमें कोई कंजर्वेशन वगैरह का ज्यादा उतना फर्क नहीं था, उनके एक दो इक्का दुक्का पॉलिसीज रहेंगे, बट ओवरऑल अप्रोच जो था दैट वाज कि जितना माल निकाल सकते हो सामान से, फॉरेस्ट रिसोर्सेज जितना भी निकाल सकते हो निकालो। गाइस थोड़ा चैट रोक के रखेंगे, मैं देख भी नहीं रहा चैट, प्लीज लिखिए थोड़ा मेरे साथ। ओके नाउ व्हाट यू फाइंड इज दैट द फर्स्ट से एग्रीमेंट, ओके फर्स्ट एग्रीमेंट दैट केम फॉरवर्ड वाज द 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड इट इन सिनेरियो, मैं आपको इजीली समझा दूंगा सारा चीज, ठीक है। जिसको कहते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखो कैसे चीजें डेवलप होती है, कैसे चीजें डेवलप होती है, देखो 1972 में फर्स्ट टाइम आया, अब देखो बिकॉज ऑफ दिस गाइस, ठीक है, यू हैड द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी नो टुडे एज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके पहले हमारा मिनिस्ट्री नहीं था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, अब जो है इवेंचुअली उसका नाम है क्लाइमेट चेंज, उस समय इनिशियली बस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हुआ करता था। ओके नाउ इट इज कॉल्ड एज दिस। पॉइंट नंबर 4 लिखते चलेंगे प्लीज गाइस। इस बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ था गाइस जो हमने मिस किया है, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं सारे आपको लॉस दिखा के उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सर हमारा एक सेशन है 6:30 से पहले, मैं आपको छोड़ दूंगा पढ़ने से, चैट प्राइवेट कर दीजिए, कुछ प्राइवेट नहीं है चैट यार, व्हाट इज दिस। अब ठीक है कोई टेंशन नहीं है, ये प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह भूल जाओ, बड़ा वाला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शाश्वत, आप सही बोल रहे हो, बट मोर इंपॉर्टेंटली गाइस एक चीज जो आप मिस कर रहे हो वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आप देखोगे, फॉर एग्जांपल आपको मेंस में सवाल पूछ दिया, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, और अगर उसमें आपने 42nd अमेंडमेंट एक्ट नहीं लिखा ना वो आपको मार्क्स नहीं देने वाला है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखिए प्लीज, देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके 1976 था 42nd वाला हमारा, हमको बताओ कौन से साल में आया था ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट? 1976 में आया था ना, करेक्ट, लिखिए यहाँ पे। ओके एंड देयर ऑनवर्ड्स यू हैव मोर एंड मोर ऑफ देम दैट हैव कम। 1976 पॉलिटी का याद है ना, पूछा है ये क्वेश्चन मेंस में, करेक्ट प्रशांत, इसलिए तो पढ़ा रहा मैं, क्योंकि अगर एक बार पूछ लिया है दे विल आस्क अनदर वेरिएंट ऑफ दैट। आज और कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, थोड़ा ध्यान देंगे इसलिए मैं बता रहा हूं। ओके अब चलिए बिफोर वी गो फॉरवर्ड, इसके बाद जो भी हुआ ना हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। पर सबसे पहले देखो इन टर्म्स ऑफ ये ओवरऑल ढांचा तैयार हुआ है, ठीक है। देखिए अभी आपका जाके नोडल अथॉरिटी डिसाइड हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बैठ गए, तो अब जैसे आपने कल समझा कैपेसिटी बिल्डिंग, हां कि आपको पहले इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, अब उसके बाद होता है ट्रेनिंग, फाइनेंस, जो भी बाकी सारे जो भी XYZ है, समझो कैसे पॉलिसी और कैसे भारत सरकार ने सोचा, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना फिर डिपार्टमेंट बना। अब देखते हैं हम लोग, लिखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला, लेट्स डिस्कस वाटर से, वाटर स्पेसिफिक कितने रूल्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। आप देखना सारे सवाल बनेंगे इस पर फ्रेंड्स। ओके अब देख लो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो आपके पानी का स्टैंडर्ड होता है, फॉर एग्जांपल एयर क्वालिटी का भी एक स्टैंडर्ड होता है, वो कौन करता है हम देखेंगे, पर पानी का कौन करता है स्टैंडर्ड सेट, मुझे बताइए फ्रेंड्स। कोई अगर ऐसा मारना हो, तुक्का मारना हो, किसमें मारोगे? कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दिमाग में आ रहा है? लिखिए इधर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR कहते हैं, ये हमारा पानी का स्टैंडर्ड्स नॉर्मली सेट करता है। ओके और जितने हमारे सारे फैक्ट्रीज वगैरह है ना, तो फैक्ट्री से देखो, सिंपल तरीके से समझो, फैक्ट्री से एक होता है जो पानी आप ले रहे हो जो इन जा रहा है, और एक है जो पानी बाहर आ रहा है जो आउट जा रहा है। जो आउट जा रहा है ना उसको हम कहते हैं इफ्लुएंट, ये डायग्राम ड्रॉ करिए, जो आउट पानी जाता है, जो गंदा पानी होगा, वेस्ट वाटर होगा, यूज्ड वाटर होगा, उसको हम कहते हैं इफ्लुएंट, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड प्लीज थोड़ी देर में, प्लीज साथ में लिखेंगे फ्रेंड्स, आज थोड़ा एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो द आउटवर्ड्स वाटर फ्रॉम अ फैक्ट्री और एन इंडस्ट्री इज नोन एज इफ्लुएंट, करेक्ट। तो अब ये इफ्लुएंट का भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है, ऐसा नहीं होता कि पूरा गंदा पानी करके भेज दोगे, इसलिए तो आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। आप सोचो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इतना खर्चा है, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स, मशीनरी, फलाना ढिमकाना, 10 खर्चे, उसके बाद भी भारत सरकार बोलता है नहीं, इससे पहले कि तुम ये गंदा पानी वापस भेजो सॉइल में, रिवर में, कहीं पे भी कर रहे हो, आपको ट्रीट करना पड़ेगा, एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी चाहिए होता है। ओके तो नेक्स्ट नंबर लिखिए, नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 इसमें लिखो, पॉइंट नंबर 2 में दैट द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स
इसके लिए भी एक कोड है, एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। मिनिमम आपको क्वालिटी अश्योर करना पड़ता है ताकि आप ऐसा कोई भी गंदा पानी मत भेज दो, ओके। एंड दैट इज डन बाय द इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड। देखिए यहाँ पे दो तरीके से होते हैं, एक इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड और नंबर 2 मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, अरे ओके, इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड लिख के चलिए, ओके। एंड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, दो तरीके से होता है, दो स्टैंडर्ड्स को इसको अध्ययन करना होगा, मतलब दो हिसाब से आप वो जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है वो आप डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। गॉट इट। नाउ लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट सबहेडिंग लिखिए यहाँ पे, लेजिस्लेशंस टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। आज सिर्फ लेजिस्लेशंस देख रहे हैं फ्रेंड्स, वाटर पोल्यूशन क्या होता है एग्जैक्टली वो सारा कुछ नेक्स्ट वीक फॉलो कर रहा है, आपको क्लास एजेंडा मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला देखो, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 सबसे पहला आया था, लिखिए यहाँ पे, पहले प्लीज जस्ट राइट डाउन ऑल ऑफ देम। वाटर लिखते चलिए साइड बाय साइड, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये था 1974। इसके क्या मेजर पॉइंट्स थे वो नोट करते हैं फटाफट, इसमें क्या क्या बताया गया था हमें, ठीक है, ओके। सबसे पहला ये था हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। इसमें था फर्स्ट टाइम यू हैड दैट एन एक्ट वाज देयर, एक लेजिस्लेशन बैकिंग मिला, और उसमें कहा गया कि आपका जो भी पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स है वो जो वाटर बॉडीज में आप डाल रहे हो वो आप प्रोहिबिट करोगे पर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के नीचे, ठीक है। लिखिए यहाँ पे, प्रोहिबिट्स डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स, स्मॉल पॉइंट्स लिखेंगे क्योंकि इनके बारे में आपको ऐसा भी ज्यादा उतना पूछना नहीं है, पूछेगा भी तो यू शुड नो द बेयर मिनिमम पॉइंट्स, ओके। प्रोहिबिट्स डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडीज बियॉन्ड अ सर्टेन स्टैंडर्ड। देखो आपको पहले ट्रीट करना है, ऐसे गंदा पानी नहीं कर सकते हो, बियॉन्ड अ सर्टेन स्टैंडर्ड। पॉइंट नंबर 1 था ये, ओके। पॉइंट नंबर बी लिख लो यहीं पे लिख लीजिए, वाटर प्रिवेंशन, इसमें पेनल्टी का था, पेनल्टीज इंपोज्ड फॉर नॉन कंप्लायंस। तो जो सारे कंपनीज, जो सारे इंडस्ट्रीज गंदा पानी छोड़ रहे थे इस एक्ट के अंदर, उनके ऊपर फाइन लेवी हो सकता था। गॉट इट, समझे फ्रेंड्स? कोई डाउट है अभी तक? हमको बताओ सर ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, थोड़ा लेट आए हो आप। इट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, जितने सारे रूल्स लॉज हैं सारा कुछ समझेंगे आज एनवायरमेंटल पॉलिटी का क्लास एक तरीके से। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, लिखते चलो, कोई ऐसा हमको होगा पूछोगे, ठीक है, डोंट वरी, लोड नहीं लेना आपको, ओके राइट। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, नहीं इनफैक्ट 74 के अंदर ही पॉइंट सी लिखो यहाँ पे, यार एक मेन चीज तो भूल गए, लिखिए अंडर दिस एक्ट, ओके। आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये वाला सेटअप किया गया था, लिखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्लस स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी एसपीसीबी। अब आपको लग रहा होगा आज तक तो हमको लग रहा था कि सीपीसीबी सिर्फ पानी का, सिर्फ हवा का करता है, ब्रेकिंग न्यूज़, हाँ पानी का भी करता है। इनफैक्ट उसका सेटअप मूलभूत जिसको कहते हैं, मतलब मूलभूत लॉ जहां से कि हमारा सीपीसीबी और एसपीएसबी सेटअप हुआ वो वाटर वाला एक्ट है 1974 वाला, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे विल सेटअप। और इसको यहाँ पे ऐसे करके इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि आधी जनता को लगता है कि सीपीसीबी एसपीसीबी बस पानी हवा का करता है, गलत है वो, ओके। नेक्स्ट नंबर 2, 74 के बाद हम जाएंगे 1977 में, ओके। सेम लॉ, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ओके 1977 लिख लीजिए उधर, 1977, ओके। स्मॉल पॉइंट्स लिखेंगे, आपको फिर वो सारा किताब का वो रटने की जरूरत नहीं है इतना, ओके। यहाँ पे बस एक पॉइंट लिखना है आपको, 2 पॉइंट इनफैक्ट। 1, 77 के एक्ट में हमने फाइनली जाके इसमें सेस का लगा दिया कि जो भी आपके इंडस्ट्रीज कंज्यूम वाटर, ठीक है, मतलब पर्सनल यूज नहीं है, इंडस्ट्रियल यूज है, तो 10 आप लिखेंगे, 10 फॉर इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। फैक्ट्री बैठा दिया कोका कोला का, तो आपको सेस भरना पड़ेगा। सेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, आप अलग से देते हो, वो आपके स्टैंडर्ड इसमें नहीं आता है। सर बगल में पंजाबी क्लास चल रही है क्या? आई थिंक सो, दैट इज वेरी शार्प, यू हैव करेक्ट, गुड, ओके सही बोल रहे हो, गुड, ठीक है, दैट इज इट। और यहाँ पे कुछ नहीं आपको याद रखना है। नाउ लेट्स कम टू एयर, वाटर का 2 एक्ट था, दैट इज ऑल यू नीड टू नो। लेट्स गो फॉर वाटर हो गया, अब लेट्स लुक फॉर लेजिस्लेशन फॉर एयर पोल्यूशन। सबने लिखो, जिन्होंने नहीं लिखा फटाफट लिखो फ्रेंड्स, लिखा सबने, लेट मी सी सर, लैगिंग बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड। 1977 the new law visited an amendment, so this was essentially another amendment to the same act that was done, ठीक है। चलिए प्लीज शो फर्स्ट स्लाइड, जल्दी से देख लो फ्रेंड्स प्लीज, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, दिस इज द सेकंड स्लाइड, ये हमारा फर्स्ट लार्जर जिसको कहते हैं मैक्रो ओवरव्यू, ठीक है। अच्छा मुझे 2-3 स्टूडेंट्स ने कहा कि आप हिंदी में भी बताया करो, तो मैं ट्राई करूंगा, जहां पे भी आपको ऐसा इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स होंगे, मैंने गूगल ट्रांसलेट खोल के रखा है, मैं उसका हिंदी का टर्म आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। पर यहाँ पे लिख लीजिए मैक्रो ओवरव्यू, मतलब लार्जली आप कैसे ब्रेक करना चाहोगे ना, ये है। उसके बाद सारे हम स्पेसिफिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ये है नंबर 2 स्लाइड, जहां पे वाटर का हमने देखा पहले, इनिशियल चीज क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद वाटर पोल्यूशन का लिमिटिंग क्या है। नाउ लेट्स लुक एट एयर, चलिए गो फॉरवर्ड, लेजिस्लेशंस फॉर एयर पोल्यूशन टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, पॉइंट नंबर 1, लेट्स गो, ओके। माय फर्स्ट, देखो पहले वाटर का हमने सीन किया ना, उसके बाद हमारा एयर का से काम शुरू हुआ था। सो द फर्स्ट वाज अगेन सेम नेम, बस एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो इतना याद रखना कि पहले हमने पानी को एड्रेस किया था, ठीक है। क्यों बोलो, कॉमन सेंस लगाओ, पहले क्यों पानी के फॉर एग्जांपल लॉज आए होंगे, क्या लगता है आपको? देखिए कैसे कॉमन सेंस आपको लगाना है, बस कोई भी इंडस्ट्री जो है एमिशंस करने से पहले उसको एक मिनिमम वो चाहिए ना, कैपेसिटी चाहिए ना,
करेक्ट। तो पहले क्या था कि आप ग्राउंड वाटर को बचाओ। ग्राउंड वाटर नॉट जस्ट कि आप एक कंपनी या एक इंडस्ट्री में सारा पानी खींच ले एक कम्युनिटी का, पर ऑल्सो कि वो जो पानी निकाल रहा है, जो एफ्लुएंट है, वो गंदा ना हो। करेक्ट। इसलिए देखो इनिशियली पहले पानी के लिए हम लोग ने एड्रेस किया, क्योंकि उस समय हमारे पास इंडस्ट्री नाम का कुछ चीज था ही नहीं। इसलिए तो आप देखते हो इकोनॉमिक्स में क्या उस समय पब्लिक सेक्टर ज्यादा काम करता था, प्राइवेट सेक्टर नहीं था। तो देखिए उसका कैसे लेजिस्लेशन एनवायरमेंट की तरफ भी झुकाव, मतलब आप नाप सकते हो कि यस इट मेक्स सेंस। लेस इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हिच मींस व्हाट, अब यू आर क्रिएटिंग कैपेसिटी, राइट, कैपेसिटी फॉर द इंडस्ट्री टू एमिट। उसके लिए सबसे पहला कैटेगरी क्या था, पानी को कंट्रोल करो। देखो कैसे कॉमन सेंस आपको याद रहेगा कि पॉलिसी कैसे याद करना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से जोड़ो। करेक्ट। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। यही तो होता है इंटरलिंक्ड फ्रेंड्स कि आपको बस से अलंकार जोड़ना है। ओके लेट्स गो फॉर दिस एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ओके नाउ हियर इट वाज द फर्स्ट एक्ट दैट वेंट फॉर कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन। लिखिए यहाँ पे फर्स्ट एक्ट फॉर कंट्रोल एंड, ये शब्द लिखेंगे, अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। मुझे बताइए अबेटमेंट का क्या होता है, व्हाट डज द वर्ड अबेटमेंट मीन, हमको बताओ फ्रेंड्स। रेगुलेशन हेल्प नहीं, वो अबेटमेंट होता है। हाँ कि मर्डर में आपने क्राइम किया तो अबेटमेंट टू क्राइम, वो अबेटमेंट होता है, ये अबेटमेंट है। इसका अर्थ है टू से रिड्यूस, डाउन साइज, कम करना, ठीक है, रिड्यूसिंग नॉट रिमूविंग, कम करना, जहां तक हो सके बढ़ने ना दे। जो आप कह रहे हो वो अबेटमेंट है, ये वाला है शायद अबेटमेंट। अबेटमेंट टू सुसाइड हम कहते हैं आई थिंक, करेक्ट। तो यहां पे लिखिए अबेटमेंट का ये लिख लो, सबसाइडिंग लिख लो, बेस्ट है सबसाइड या रिड्यूस ऐसे समझना है। फॉर एग्जांपल प्लीज अबेटमेंट यूज करेंगे आप, ठीक है, कम करने की विधि जिसको हम कहते हैं। ओके पॉइंट नंबर 2 ओके नाउ हियर इट प्रोहिबिटेड, देखिए क्या क्या 2-3 चीजें इसने प्रोहिबिट की हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपके जो पोल्यूटिंग फ्यूल्स एंड सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, और वो सारे अप्लायंसेस जो एयर पोल्यूशन करते हैं उस पे इसने प्रोहिबिशन लगाना शुरू किया। तो यहाँ लिखिए पोल्यूटिंग फ्यूल्स, पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस एंड पोल्यूटिंग अप्लायंसेस, ठीक है, पोल्यूटिंग फ्यूल्स, पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस एंड दोस पर्टिकुलर अप्लायंसेस, उन पे या तो प्रोहिबिट किया या रेगुलेट किया, ठीक है, गेटिंग इट, ओके। एंड यहाँ पे लिखिए एनी इंडस्ट्री दैट वुड कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, that would contribute to air pollution, इसको परमिशन लेना था स्टेट बोर्ड से, परमिशन टू बी टेकन फ्रॉम स्टेट बोर्ड। बुलेट पॉइंट्स बस, उतना स्टोरी याद नहीं करना अपने यहाँ पे। स्टेट बोर्ड, गेटिंग इट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक हमको बताओ सर। एयर एक्ट फर्स्ट का ईयर कौन सा था? एयर प्रिवेंशन कंडीशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, करेक्ट, सही बोल रहे हो, मैं लिखना भूल गया, 1981 फ्रेंड्स, सॉरी मैं भूल गया लिखना। अनेबल टू कनेक्ट, जीतू देखो पहला ये एक्ट आया, हाँ, जिसने जाके फाइनली हमारा एयर पोल्यूशन को एड्रेस किया। अब देखो क्या एड्रेस किया होगा गवर्नमेंट ने, सबसे पहले क्या इंडस्ट्री की तरफ ही देखा होगा, पर्सनल एमिशंस की तरफ तो ध्यान भी नहीं दिया होगा, करेक्ट, क्योंकि उसमें हमारा क्या एमिट करते हैं 1981 में एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहा होगा, एलपीजी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ आप खाना जो चूल्हा बनाते हो केरोसिन वगैरह से पहले बनता था। तो पर्सनल वाले को आप एकदम उसमें नजरअंदाज कर दिया आपने, पहले टारगेट किया इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री कौन से होंगे? फ्यूल वाले होंगे, जो अप्लायंसेस पोल्यूट कर रहे हैं वाले, ठीक है। और इसके हिसाब से इसी में लिख लीजिए पॉइंट नंबर 4 लिखो फ्रेंड्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यहाँ लिखो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये कौन मापता है? आजकल तो बहुत न्यूज़ में चल रही है, तो इसलिए मैं इसको तो ध्यान से पढ़ूंगा। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कौन मापता है आजकल? लास्ट पॉइंट पर रिपीट मैं कर देता हूं, सीपीसीबी, करेक्ट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मापता है। ये फर्स्ट टाइम आया था इफ आई नॉट मिस्टेकन 1994 में, 1994 फर्स्ट टाइम। रुको मैं ठीक से लिख देता हूं, नहीं तो फिर आप बोलोगे हैंडराइटिंग खराब है इसकी, वैसे गलत क्या बोल रहा हूं। 1994 इसमें कौन-कौन से गैसेस या कौन-कौन सी चीजें मेजर होती हैं आपको ध्यान देना, ज्योग्राफी में पढ़ा है ना आपने। एयर क्वालिटी इंडेक्स आ गाइस भाई, you will once again, sorry, we talk of air pollution, we cannot talk, we cannot talk cool, we'll talk cool, that is when we start to discuss the impact, the causes of air pollution. Right now we are just looking at the legislation of air pollution, preventing air pollution. कितनों को पता है क्या क्या गैसेस मेजर होती है हमारी? नहीं पता है क्या? चलो लाइव डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं आज। चलो हमको बताओ सीपीसीबी, एक्यूआई, दिल्ली, लेट्स लुक एट इंटर कैप्चा, क्या बात है, काम करवा लो मुझसे। एन ए, ये सरकारी वेबसाइट है, अलग सोच ले भाई साहब, कौन सा हैकर आ रहा तुम्हारा इधर करने को? ओ भाई कर लो ना यार, क्या है इतना डिफिकल्टी दे रहे हो मेरे को। DSK लिखोगे गाइस थोड़ा, ये इंटरेस्ट रखो ना अपने चैनल पे, देखते रहिए करो। जे था DSKRDJ, ले भाई हद है। और डिफिकल्टी RWLIHL, ये हो जाएगा RWLIHL, हो जाओ, हो गया, सो गया, रहने दो। ओके लेट्स लुक एट दिस, ये देखो आपका खुला है तो खोलो यार, मेरा तो ना खुल रहा भैया, क्या ही है, कौन सिखाए, क्या करें। राजपत्र ही दिखा लो भैया, सीधा लिखो यहाँ से, चलो राइट डाउन कौन-कौन से क्या-क्या गैसेस होते हैं, राजपत्र से लिखिए, चलिए आपकी किस्मत में क्या है, राजपत्र से सीख रहे हो। लिखो सरकारी वेबसाइट, लिखो सरकारी काम जैसे, लिखिए राइट डाउन द गैसेस, चलो 1 बाय 1, PM2.5, PM10, NO2 लिखते जाओ, लिखिए सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, PM10, PM2.5, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बेंजीन, BAP, बेंजोपाइरीन, आर्सेनिक, निकेल, लिखो सारे के सारे। ओके डोंट वरी, ये अगर आप नहीं भी लिखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको वाटर जब एयर पोल्यूशन करेंगे डिटेल में बताएंगे, करना ही है अपने को, ठीक है, वो डजंट मैटर। आज लीगल वाले पे फोकस करते हैं, नहीं तो फिनिश नहीं होगा, ये इतना लंबा टॉपिक है, मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। सो दिस वाज इट, फर्स्ट अपना नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी आया 1994 में। अच्छा अब एक चीज देखो, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मुझे बताओ क्या ये यूनिफॉर्म रह सकता है फ्रेंड्स? सोचो, क्या मेरा रेजिडेंशियल एरिया का एम्बिएंट एयर क्वालिटी
या जो मैंडेट है, जो बेंचमार्क है, विल दैट बी द सेम एज से स्पेशल इकोनॉमिक जोन और मैन्युफैक्चरिंग जोन? क्या लगता है आपको? कॉमन सेंस है ना, है कि नहीं? लिखो इधर, एकदम कॉमन सेंस। ऐसा नहीं सोचना कि हमारा एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्म है, क्योंकि नहीं है वो। यहाँ लिखिए, यहाँ पे, ठीक है, इसमें लिखिए इधर, सॉरी, ओके, ठीक है, इसमें लिखो इधर, दैट माय नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हाँ, कोई डाउट तो नहीं है ना फ्रेंड्स? हमको बताते चलना प्लीज, लिखिए इधर, दे प्रेस्क्राइब स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, लिखिए प्रेस्क्राइब, डाउट नहीं होना चाहिए प्लीज, प्रेस्क्राइब स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, सीपीसीबी, ये काम करेगा फॉर कौन कौन से एरियाज? रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, सेंसिटिव, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, अच्छा एक टर्म है सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव एरियाज क्या होंगे? व्हाट विल बी माय सेंसिटिव एरियाज एंड रूरल? व्हाट विल बी माय सेंसिटिव एरियाज? योर हॉस्पिटल्स, ओके, योर इन्फर्मरीज, योर नर्सरीज, ऑल ऑफ दोस, द वल्नरेबल एरियाज, ठीक है। तो अलग अलग स्टैंडर्ड सेट होते हैं। अब देखो 1981 में ये हमने किया, अब देखो उस टाइम पे बाबू का दिमाग कैसे चला। 1981 में हम एयर क्वालिटी का कर रहे हैं, एक आईएएस को रूल बनाने से बेहतर और कुछ नहीं लगता है। आप भी जब बन जाओगे आपको भी ये पता चलेगा कि रूल बनाने में जो हाई है वो कहीं और नहीं है, ठीक है। 81 में इन्होंने ये सेट किया, मोटर व्हीकल्स एक्ट आया 1988 में, आया कि नहीं आया मुझे बताओ? डिड द मोटर व्हीकल्स एक्ट फर्स्ट कम इन 1988? 1988 में आया। देखो कैसे पहले एयर क्वालिटी हमने इंडस्ट्री वाला पकड़ा, इंडस्ट्री को पहल किया, रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्री, उसके बाद हमने पकड़ा इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल को कहां? पर्सनल एमिशन सबसे ज्यादा इंडिविजुअल को कहां होता है? गाड़ी में। क्यों? टैक्सधारी आदमी है, करेक्ट, उसके लिए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया 1988 में। डू दीज आएगा दृष्टि, आई टू इंस्पेक्टर, आई रेड एमबीए, करेक्ट रोहन? आपको पता होगा मोटर व्हीकल का फर्स्ट इटरेशन केम इन 1988 रोहन, करेक्ट है कि नहीं? लिखो उधर, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, लिखिए इधर। यहाँ पे क्या हुआ? व्हाट वाज देयर? लिखिए, 3-4 पॉइंट आपको बस लिखना है यहाँ पे, नहीं एक ही लिखो इनफैक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट में, ओके, टू रेगुलेट वेहिकुलर ट्रैफिक। वैसे एक बात बताओ, मोटर व्हीकल एक्ट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है फ्रेंड्स? एम्बिएंट क्या होता है? आसपास। एम्बिएंट का मतलब मेरे आसपास। फॉर एग्जांपल आप जोमेटो वगैरह में ना कभी रेस्टोरेंट के रिव्यूज पढ़ोगे ना तो उधर लिखा रहता है ओ वेरी नाइस एम्बियंस, ये लिखते हैं, हाँ कि बहुत भारी एम्बियंस है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या? माहौल, वाइब जिसको कहते हैं ना हमारे लैंग्वेज में, या आप लोग भी यूज करते हो वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली, वाइब कैसा है भैया? तो एम्बिएंट आसपास में, एम्बिएंट एयर क्वालिटी, आसपास एयर क्वालिटी, करेक्ट, जिसको आप लोग वाइब समझते हो, ओके। लेट्स गो फॉरवर्ड। मोटर व्हीकल एक्ट का वैसे रोहन भाई हमको आप बताओ, व्हाट इज द बिगेस्ट व्हाट डू आई से क्रिटिसिज्म ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट? मुझे बताना, कभी सोच के मुझे बताना, क्योंकि आप उस फील्ड में हो, उस इंडस्ट्री में, उस सर्विस में, आपको पता होगा, ठीक है। यू आल्सो हैड द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, लिखिए इधर, एटॉमिक एनर्जी एक्ट। देखो कैसे एयर पोल्यूशन को हमने रेगुलेट किया। 19 एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया था, इंडिया वर्ल्ड कप कब जीता था? 83 82 में आया था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1982, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपने डील विथ रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है, टू डील विथ रेडियो एक्टिव वेस्ट, ओके। और एक और देखोगे वेरी इंपॉर्टेंटली दैट केम अप वाज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाय द वे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1986, इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट, ये आपको इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ना, ठीक है। व्हाट इट, बताओ क्या डाउट है? स्कूल सेंसिटिव एरियाज आएंगे, करेक्ट सर। ये एयर पोल्यूशन के पॉइंट्स हैं। एयर पोल्यूशन में जो लेजिस्लेशंस आए हैं, जो संवैधानिक या नॉन गैर संवैधानिक तो नहीं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वैधानिक और संवैधानिक जो भी प्रावधान लाए गए हैं उनका मैंने उल्लेख किया इधर। कल क्लास है ना 12 बजे। 98 वाला क्रिटिसिज्म चलो मैं आपको बताता हूं। चलो मोटर व्हीकल एक्ट का आज का जो भी अमेंडमेंट हुआ रिसेंटली, जहां पे क्या कुछ भी करोगे तो फाइन, ऐसा बड़ा सा फाइन आपके मुंह पे मारते हैं, उसका बेसिकली बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है ना कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होती है वर्ल्ड वाइड, और हमारा जो पर्टिकुलर लॉ है वो हमेशा गाड़ियों के बारे में, ड्राइवर के बारे में बात करता है, वो पेडेस्ट्रियन के बारे में बात नहीं करता है, करेक्ट। पेडेस्ट्रियन राइट्स आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द मोटर व्हीकल एक्ट। व्हेन यू रियलाइज कि मोटर व्हीकल सिर्फ रोड सेफ्टी, सिर्फ गाड़ी और ड्राइवर की बात नहीं होती, जो एक्सीडेंट हो रहा है उसकी बात होती है, जो रोड है उसकी बात होती है, क्या साइंटिफिकली डिजाइंड है नहीं है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है कि नहीं उसकी भी बात होती है, ठीक है। जुडिशरी, लॉ, पुलिस, सब एक बड़ा सा स्टेक होल्डर से ही आपका एक्सीडेंट के आसपास चलता है सब कुछ। मोटर व्हीकल एक्ट का सबसे प्राइमरी क्रिटिसिज्म यही है कि वो गाड़ियों के और ड्राइवर के ऊपर फोकस पूरा डालता है, whereas it neglects the concerns of the pedestrians as well as the first responders, your law, judiciary, police, जो कि अभी आप देखो गुड समैरिटन लॉ है, उससे काफी कुछ उन्होंने कवर करने की कोशिश की है, पर बहुत कुछ होना बाकी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब कोई और क्लास में उसका होगा। फिलहाल आगे बढ़ते नहीं तो आज तो 12 बज जाएगा जिस हिसाब से चल रहा है। लेट्स गो फॉरवर्ड, नेक्स्ट वन, ओके। नाउ दिस, आफ्टर दिस वी विल राइट द लेजिस्लेशंस फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, लेजिस्लेशंस फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये हमें बहुत डिटेल में करना है, ठीक है। वो एयर पानी वाला, ठीक है, आपको एयर आइडिया भी पता चलेगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ओके। पॉइंट नंबर 1, लेजिस्लेशन फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, 1972, अभी हाल फिलहाल में अमेंड हुआ है। वैसे एक बार 1991 में भी अमेंड हुआ था। बताइए कौन से ईयर में अमेंड हुआ रिसेंटली, हमको बताइएगा क्लास। अभी हमको अगेन इंपॉर्टेंट है, डिटेल में देखना, ये इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में हुआ था 2022 में, 2022 में हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंड, अगर आपने न्यूज़ फॉलो किया होगा तो। 2022 में हुआ था कि 2021 में हुआ था, जल्दी बताओ। 2022 में हुआ था फ्रेंड्स, 2022, तो हम देखेंगे क्योंकि हाल फिलहाल में हुआ, मेजर चेंजेस हुए हैं इसमें, ओके। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहला, उसके बाद देखेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 8 साल बाद आया था, 1980, ठीक है। एक हम आपको वैसे बाद में, बिफोर वी फिनिश दिस ऑल थिंग, वी विल आल्सो गो अहेड एंड अंडरस्टैंड अबाउट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आल्सो, ठीक है, जो कि अगेन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैंडल करता है, ठीक है। तो वो भी हम समझेंगे, वो भी इन डिटेल समझना है क्योंकि वो एनवायरमेंट का पार्ट है, ओके। एंड देन ऑब्वियसली यू हैव, बताइए क्या डाउट है, ठीक है सर। डू वी नीड टू मग ऑल ऑफ दिस, नॉट जस्ट द टेबल, अभी तो ये तो मैं आपको लिस्ट लिखा रहा हूं, उसके बाद आपको इंडिविजुअल एक्ट्स का क्रिटिसिज्म पॉइंट्स सब आना चाहिए, तो मग नहीं, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। मग करने जाओगे तब तो सुबह हो जाएगी,
आप समझो ना, यू विल बी एबल 1976 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से हम चालू करेंगे, ठीक है। 1985 में मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, कैसे क्या आगे बढ़ाना स्टोरी वो सीक्वेंस में समझना जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। ओके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ओके, एंड देन यू हैव द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी लिखो, इसे ले लेना देना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये तो भी मैं लिस्ट लिखा रहा हूं मैं आपको, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, दिस इज लाइक द ट्रेलर ऑफ व्हाट इज टू कम। ओके, देन यू हैड द अपीलेट अथॉरिटी, देखिए नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट, नेशनल एनवायरमेंट, जो आज एनजीटी हम बोलते हैं ना, एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। एनजीटी का नाम तो सुनने कल हमने देखा भी था ना कि उसके सामने कितने केसेस खाली पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसका ये पापा था, उसी से एनजीटी बना है, ठीक है। नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट मतलब क्या होता है, अपील डालना, मतलब केस वेस हुआ कुछ, तो वही है। ये जो अपीलेट अथॉरिटी था ये अब नहीं है, ये एक्सटिंक्ट हो गया, इनफैक्ट इसको अब सब्स्यूम कर लिया है एनजीटी ने, अब एनजीटी है वो पर्टिकुलर अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। दिस केम इन 1997, बहुत लेट आया था 1997, वर्ल्ड कप के आसपास ही है सबके सब, हाँ, ठीक है, 1997। ओके, नेक्स्ट लिखिए, फॉर लेजिस्लेशन फॉर हजार्डस वेस्ट, नेक्स्ट लेजिस्लेशंस फॉर हजार्डस वेस्ट। ये सवाल यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन-कौन से एक्ट्स हजार्डस वेस्ट के लिए हैं, ठीक है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, आप देखना, पॉइंट नंबर 1 लिखिए इधर, पॉइंट नंबर 1 हजार्डस वेस्ट के लिए। ओके, इसमें सबसे रेलेवेंट आपके है फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट, मेरे को साल याद नहीं है इसका, फैक्ट्रीज एक्ट। दूसरा लिखिए पब्लिक लायबिलिटीज एक्ट, देखिए पब्लिक लायबिलिटीज एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, पॉइंट नंबर 3 पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। पॉइंट नंबर 3 नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट, नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट। ओके ओके, और उसका यहाँ लिख लीजिए, रूल्स नोटिफाइड बाय MOEFCC। नंबर 1 देखो फ्रेंड्स, प्लीज लिखना पड़ेगा, आज लिखे बगैर होगा नहीं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है, उतना टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले था हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। 4 तरह के रूल्स हैं, देखो रूल्स जो है वो MOEFCC इशू कर रहा है, मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, सेक्रेटरी ने साइन किया फाइनली। ये सारे एक्ट्स हैं, मतलब ये लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, डिफरेंस होता है दोनों में, पॉलिटिकल फंडामेंटल वो, ठीक है। रूल्स एसेंशियली लिख लो यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये कोई बाबू साइन करके भेजता है, ठीक है। एक ग्राउंड रूल याद रखोगे, भारत में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो कोई भी सिविल सर्वेंट या कोई भी किसी भी तोपची द्वारा साइन किया गया हो जो कि जुडिशरी में जाके आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके, नो डॉक्यूमेंट इज अबव अप्रोच इन जुडिशरी इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीस रूल्स। तो अगर आपको सवाल पूछता है ना कि नो अपील लाइज टू दीस रूल्स, सीधा बोल देना नहीं, एक बाबू ने फाइनली ये रूल बनाया है, वो सर्वे सर्वा नहीं हो सकता, सर्वे सर्वा होता है जुडिशरी। ओके, रूल्स नोटिफाइड बाय MOEFCC, हजार्डस वेस्ट सबसे पहला, हजार्डस वेस्ट। और ये बीच का जो पार्ट है ना, ये कॉमन रहेगा सब में, तो वो लिख लेंगे आप, इट इज टू डू विद मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, ठीक है। नंबर 2 बायो वेस्ट, देखो बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, हॉस्पिटल का, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। नंबर 3 बायोमेडिकल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट भी तो है जो हम आप करते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट, ओके, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। और नंबर 4 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, नंबर 4 इट इज टू डू विथ, जो भी रिसेंटली आया था, इसी का अमेंडमेंट था, सेम हजार्डस मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 इसी का अमेंडमेंट आया था, एक चेंज हो रहा था, ठीक है, 2000, दिस लास्ट वन केम इन द ईयर 2000। सर ये ईयर बोलो, देखो साल याद नहीं रखना है फ्रेंड्स, पर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको सवाल पूछ देता है कि वेदर हैजार्डस वेस्ट इज टू डू विद वाटर पोल्यूशन, तुम उधर लिखोगे नहीं भाई, इट इज नॉट टू डू विद वाटर पोल्यूशन, इट इज टू डू विद हैजार्डस वेस्ट, ठीक है, वो आपसे पूछेगा। आप देखना सवाल जब हम देखेंगे ये क्लासिफिकेशन आपको कितना हेल्प करेगा, ठीक है। एक चीज देख लो, फैक्ट्रीज एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी एक्ट और नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 पॉइंट बस आपको लिखना है, ठीक है, बहुत पुराने एक्ट हैं। फैक्ट्रीज एक्ट इनफैक्ट आई थिंक जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1948 का एक्ट है ये। MNH मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग सेम थिंग, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट आप देखोगे 1948 का एक्ट है ये, ठीक है, तो उतना रेलेवेंट नहीं है, बट यू शुड नो कि दे आर टू डू विद हैजार्डस वेस्ट। 1948 में जानते हो क्या कहा गया था, मैं आपको बताता हूं, पहले लिख लो फिर मैं आपको बताता हूं। फैक्ट्रीज एक्ट में इन्होंने 2 चीजें की गाइस, व्हाट इज MOEFCCL, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC है ये, CL नहीं है, CC, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री है, उसके मिनिस्टर कौन है अभी, आई थिंक भूपेंद्र यादव, आई थिंक ही इज द मिनिस्टर, सेम अक्षय, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द सेम, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड इसको देखना, जल्दी देखो, जल्दी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट, नाउ दैट यू हैव डन दिस पार्ट इज डन, उसके बाद अब हम करते हैं, लेट्स गो बैक नाउ मोर और लेस आपको ढांचा मैंने बताया, भूपेंद्र जोशी नहीं होंगे भाई, दिस रूरल वेस्ट में क्या ही था गाइस, क्या होगा मुझे बताओ, रूरल वेस्ट में क्या उस समय होगा जब इंडिया कुछ खुद ही अपना यहाँ पैर पे खड़ा नहीं हुआ, तो रूरल वाले क्या वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स गो बैक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखिए टॉपिक आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड एनवायरमेंट। ये सवाल PYQ है, मेंस में पूछा गया है, थैंकफुली पढ़ाया भी गया था, तो स्टूडेंट्स ने किया था। चलिए नंबर 1 मुझे बताओ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था सबसे पहले, भूपेंद्र यादव करेक्ट, वही तो मुझे बताओ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था सबसे इंपॉर्टेंट, बताओ। प्रियम्बल, 4 वर्ड्स एंटर्ड इन द प्रियम्बल, क्या था निशा, वो क्या था, सोशलिस्ट जोड़ा था,
सोशलिस्ट जोड़ा था, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ऐसे बोलते हैं ना हम, ठीक है। तो पहला लिखो उधर सोशलिज्म। अब देखो कैसे इंटरप्रिटेशन होगा फ्रेंड्स। आपको कोचिंग नोट से आज जो सारी ये किताब जो राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में ऐसा बांटते हैं ना, उसमें वो स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं कि आपका आर्टिकल कौन सा, ये घुसा फंडामेंटल ड्यूटी का इंटरप्रिटेशन। अरे यार पहले तो प्रियम्बल से शुरू करो। सोशलिज्म का अर्थ क्या है मुझे बताइए, व्हाट डज सोशलिज्म मीन? सोशलिस्ट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म? दैट द कंट्री, द गवर्नमेंट, द स्टेट, जो जो आपका पावर है वो सोशल प्रॉब्लम्स को पहले एड्रेस करेगा ना। प्राथमिकता किसको दी जाएगी? सोशल प्रॉब्लम्स को। जो कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, या एक बंदे के प्रॉब्लम्स को? ऑब्वियसली कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को। वेलफेयर वही तो है, ऑल ओवर वन। करेक्ट, लिखो उधर पॉइंट नंबर 1। देखो कैसे इंटरप्रिटेशन करना है आपने, आप लोग सारे पढ़े हो ये सब। लिखिए इधर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट टू द प्रियम्बल, ये तो आपको पता है, मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, फिर इनको नहीं अगर पढ़ा पॉलिटी अभी तक। अमेंडमेंट टू प्रियम्बल, पॉइंट बी, पॉइंट बी, हाँ लिखिए। स्टेट पेज मोर अटेंशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, स्टेट पेज मोर अटेंशन टू प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, ठीक है। एग्जाम्पल पोल्यूशन, और स्टेट पेज मत लिखो, स्टेट हैज टू पे, अच्छा भाषा में लिखते हैं, स्टेट हैज टू पे मोर अटेंशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। यहां पे लिखे स्टेट इज अलाउड, देखो ऐसे, स्टेट इज अलाउड टू वर्क इन फेवर ऑफ कॉमन पर्सन, स्टेट इज अलाउड टू वर्क इन फेवर ऑफ कॉमन पर्सन फॉर सोशल इंटरेस्ट, ऐसे लिखो, इग्नोरिंग वेस्टेड इंटरेस्ट्स। देखो करेक्ट, क्या इंटरप्रिटेशन सही है मुझे बताओ, बताओ फ्रेंड्स, इज माय इंटरप्रिटेशन करेक्ट? दैट इवेंचुअली इट इज द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच हैज बीन स्पेल्ड आउट इन द प्रीएम्बल कि एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन, एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इज अ सोशलिस्ट मेजर, यस और नो? इट इज रिक्वायर्ड फॉर सोशल ऑर्डर, सोशल वेलफेयर, वेरी नाइस फातिमा, करेक्ट, गुड, लेट्स गो नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा लिख लो तो लिख लो, आई विल नॉट लिख लो, जब लिख लिया मेरे को बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, डन, गुड, आगे बढ़ो। नंबर 2, पहला वाला सोशलिज्म का पॉइंट है, दूसरा लिखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, फुल फॉर्म आपको पता होगा मेरे से ज्यादा, डीपीएसपी। हाँ अब देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें फर्स्ट आया आर्टिकल 47, आर्टिकल 48A, लिखिए आर्टिकल 47, आर्टिकल 48A। 47 में क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। मुझे बताओ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो होगा नहीं। 47 खोलो खोलो खोलो, व्हाट इज आर्टिकल 47? चलो मैं देखता हूं भाई, आप मैं पढ़ा भी देता हूं क्या आर्टिकल 47। वैसे मेरा पॉलिटी कोई खास नहीं है, हाँ मेरे को पढ़े हुए काफी दिन हो गए पॉलिटी, पर लेट्स सी, मेरे ख्याल से इतना तो याद होगा मुझे। इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये है ना। देखो रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ का पार्ट हो गया, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे डिसाइड होता है? आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस इसमें फैक्टर है ना। दिल्ली में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घटिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवा नहीं है, खराब है। अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन गैंगटॉक कितना बढ़िया ब्रो, करेक्ट, यस और नो? लिखो उधर आर्टिकल 47, इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। 48A क्या है फ्रेंड्स? व्हाट इज 48A? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हाँ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का है ये, सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ विल बी द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, यही है ना? मुझे बताओ सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वो शब्द है वहां पे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जो कि रफली उस एक्ट में लिखा गया है, सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इतना तो याद है भाई, सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, करेक्ट? हाँ कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे लिखो, इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट लिखे आर्टिकल 48A के लिए, इसके अंदर यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखे आर्टिकल 48A के लिए, 2-3 पॉइंट लिखे थोड़ा, ओके। नाउ एक चीज बताओ मुझे गाइस, 48A एक बार देखते हैं, चलो लेट्स लुक एट 48A, फिर आप खुद मुझे बताओगे, आई एम प्रीटी श्योर। आर्टिकल 48A, हाँ भाई, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट। गाइस गो बैक टू योर नोट्स नाउ, एकदम पीछे जाओ और एक बार देखो कि एनवायरनमेंट का हमने डेफिनेशन क्या लिखा था। अब देखो आप पॉलिसी से जोड़ोगे, गो बैक एंड सी कि आपने एनवायरनमेंट का डेफिनेशन क्या लिखा था, मुझे बताओ। कैन आई से दैट इट इज टू डू विद द एक्सटर्नल कंडीशंस? मुझे बताओ, मजा नहीं रहा, मैं मजा देने के लिए थोड़ी ना दीपेंद्र भाई इधर, मैं पढ़ाई देने के लिए आपको, ये पॉइंट आप करोगे ना तो आप बाद में थैंक यू करोगे मेरे को। एनवायरनमेंट में क्या है? नॉन लिविंग, लिविंग दोनों है फ्रेंड्स। पूनम भाई हेलो, करेक्ट, लिविंग नॉन लिविंग है। अब इसी पॉइंट को लिखेंगे इधर, देखो हर चीज इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता फ्रेंड्स, जब लॉ का डिस्कस कर रहे हो ना, आपको पॉलिसी समझना है तो मैं इसको कैसे इधर में शॉर्ट्स में थोड़ी ना समझा सकता हूं, इसमें तो आपको नोट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। यहां पे लिखिए इट यूजेस द वर्ड एनवायरनमेंट, इट यूजेस द वर्ड एनवायरनमेंट व्हिच इज द सम टोटल ऑफ ऑल एग्रीगेट या सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, ओके, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में मेरे क्या क्या हुए? एयर, क्लाइमेट, हाँ टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, सब हो गया। एयर, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट, मतलब इन सब का प्रोटेक्शन, इन सब का कंजर्वेशन किसका रिस्पांसिबिलिटी है? देख लो 42nd अमेंडमेंट एक्ट कैसे एनवायरनमेंट से हम जोड़ दें, करेक्ट। यहां पे सेकंड पॉइंट लिखिए, अंडर दिस एक्ट द स्टेट विल नॉट अडॉप्ट, और लाल से लिखना ये आप कोट करोगे एग्जामिनेशन में अगर आपको याद रहा तो, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी
द स्टेट विल नॉट अडॉप्ट अ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी बट विल टेक स्टेप्स, देखिए, द स्टेट विल नॉट अडॉप्ट अ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, ओके, बट विल टेक स्टेप्स फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का अर्थ क्या हुआ कि आप उस पर ऐसा मतलब यू विल नॉट टेक स्टेप्स टू मेक इट लाइसेंस राज जैसा, कि आपको अब धान खेती करने के लिए परमिशन लेना पड़े, ठीक है, वो करने दो, पर जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए आप स्टेप्स लेंगे, उसको कम करने के लिए आप स्टेप्स लेंगे, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, व्हाटएवर बी द पोल्यूशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, द स्टेट विल नॉट डिप्राइव यू, स्टेट आपको वंचित नहीं रखेगा कि हाँ भाई आप फलाना नहीं कर सकते क्योंकि वो ये हो जाएगा, नहीं। ऑब्वियसली कुछ इंडस्ट्रीज आपने प्रोहिबिट की हैं जो कि हाई पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि पहले के टाइम पे आपके एसीज में जो गैस डलता था वो अलग टाइप का गैस डलता था, अब अलग डलता है, ठीक है, तो अब वो क्यों हो रहा है, वो बोले जो गैस इंडस्ट्रीज थे उसको प्रोहिबिट कर सकते हो, एसी इंडस्ट्री को आप नहीं बोलोगे बंद कर दो, प्रोटेक्शनिस्ट मैटर नहीं होगा, आप स्टेप्स लोगे, पॉलिसी स्टेप्स लोगे कि जो भी प्रॉब्लम है उसको आप एड्रेस करो, गेटिंग इट, ठीक है। सो दिस वाज डीपीएसपी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, चलिए डीपीएसपी हो गया, आ जाते हैं ड्यूटीज पे, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपने से कोई कह रहा था 51A वाला, वी विल जस्ट डिस्कस दैट, देख लो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कितना कुछ ऐड हुआ है और कितना अच्छा आंसर लिख सकते हो आप इससे, ओके। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आपको इतना तो पता है कि यहाँ पे पार्ट 4A इंसर्ट कर दिया गया ना, आफ्टर पार्ट 4 लिख लो अगर याद नहीं है तो, पार्ट 4A इंसर्टेड आफ्टर पार्ट 4, ये पार्ट्स क्या है नहीं है, लक्ष्मीकांत इज योर फ्रेंड, या स्टडी की बुक है, हियर इज वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारे आर्टिकल 51A है, ठीक है, उसमें से कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट है गाइस, थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहला आर्टिकल 51, लेट मी सी किसी ने नोट किया है यहाँ पे, समवन हैज रिटन 51AG, गुड, असाद, विश्वकर्मा, प्रद्युत, अंकित, एक्सीलेंट जॉब, आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छा काम किया, असाद, विश्वकर्मा, प्रद्युत, वेल डन, इसी तरह की जरूरत है, अंकित बढ़िया, अगर नोट्स बना के पढ़े हो ना तब तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। 51AG जो नहीं बनाए हैं कोई बात नहीं, आज आप बना रहे हो, ठीक है। 51AG में लिखिए इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू, वो पूरा है, टू प्रोटेक्ट द लेक, रिवर, ये वो सब कुछ ह्यूमनिस्ट बना लिया, ठीक है, यही है फंडामेंटल ड्यूटी टू फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, फॉरेस्ट, रिवर, लेक का कंजर्वेशन करोगे, अपना योगदान दोगे, गंदा नहीं मचाओगे, ये सब है ना, देखो उधर 51AG लिखिए, द फंडामेंटल डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू, ये विद रिस्पेक्ट टू है WRT, एनवायरमेंट, पूछना मत WRT क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, ठीक है। उसमें आप चाहो तो टेक्स्ट लिख लो, वैसे टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, पर उसमें से ऑपरेटिव लाइन क्या है, हाँ, कि इट विल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, बताइए इज इट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट और जस्ट प्रोटेक्ट, मुझे बताओ कौन सा यूज हुआ है, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट या सिर्फ प्रोटेक्ट, कौन सा है? अगर नहीं पता तो मुझे बताओ कौन सा, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट या सिर्फ प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट नहीं हुआ है, इनफैक्ट द टर्म दैट हैज बीन यूज्ड इज प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव यूज्ड हुआ है। मुझे एक बात बताओ क्लास, हमको बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिजर्व वर्सेस कंजर्व, क्या डिफरेंस है? क्रायो प्रिजर्वेशन हम कहते हैं पर एनवायरमेंट कंजर्वेशन हम कहते हैं, क्यों क्यों ऐसा क्यों? यहां पे प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव है, बाय द वे वो आप लिखोगे मेरे साथ भी, हमको बताओ क्रायो प्रिजर्वेशन हम कहते हैं पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हम कहते हैं, क्यों? प्रिजर्व मींस मेंटेन स्टेटस को एक्सीलेंट हर्षित, और कंजर्व मतलब एक्सीट इंस्टीट्यूट कैसे नहीं है, इन द सेंस हां चलो एक तरीके से आप सही हो, पर अदरवाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज अ बिगर कांसेप्ट, जो स्टेटस को वाला पॉइंट लिखा ना हर्षित ने, आई थिंक, हां वो बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। ऐसे देखो प्रिजर्वेशन क्या है, आप फ्रूटी पीते हो, बेस्ट प्रिजर्व्ड बिफोर 6 मंथ्स लिखा रहता है, फ्रूटी या स्लाइस वगैरह, ड्यू बाय डेट, बेस्ट बाय डेट होता है, प्रिजर्वेटिव्स एडेड लिखा रहता है उसमें, तो उसका मतलब क्या है कि वो जो फैक्ट्री से निकल के आया ना जैसा वैसा ही रहेगा उस डेट तक, क्वालिटी में घटाव नहीं होगी। कंजर्वेशन में क्या है कि मेरा क्वालिटी घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। टाइगर कंजर्वेशन समझो, ऐसे एक टाइम पे आपका टाइगर सपोज 300 के आसपास था, आपने कंजर्व करके अब 1000 के ऊपर है हमारा, इजीली हमारा 1000 के ऊपर है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कंजर्वेशन में आपको नंबर बढ़ाना है, प्रिजर्वेशन में आपको नंबर नहीं बढ़ाना है, आपको बस उसको स्टेटस को जैसा है वैसा बचा के रखना है, घटने नहीं देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझो मुझे, कंजर्वेशन मींस प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, हाँ, बट द लिटरल मीनिंग, ताकि आप कहीं पे भी अगर यूज करना हो ना तो आप यूज कर पाओगे। प्रिजर्वेशन मतलब कि जो क्वालिटी है या जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और कंजर्वेशन मतलब घट नहीं सकता, क्वालिटी बढ़ जरूर सकता है, ठीक है, घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, गेटिंग इट, लिख डालो अपने शब्दों में उसको, प्रिजर्वेशन क्वालिटी प्लस क्वांटिटी टू नॉट चेंज, हाँ विल टू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा इसमें, ओके। कंजर्व में क्या है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी में इंप्रूव बट कांट गो डाउन, कम नहीं हो सकता, कम हो गया तो फिर वो कंजर्वेशन नहीं हुआ, देन दैट इज अ कंजर्वेशन फेलियर, ठीक है। कंजर्वेशन में एक तरह से अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहता है, टारगेट रहता है कि हाँ हमें नंबर बढ़ाना है, नहीं तो कंजर्वेशन का कंजर्व कर रहे हो, तब तो वो प्रिजर्वेशन ही होगा, अगर आपको स्टेटस को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, इसी में हम नोट्स लिखेंगे, क्योंकि जो लोग रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं, जिनको काफी लोगों को हियर कि आप लोग को पीडीएफ लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम, आई एम ट्राइंग टू सी, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कहां है वो प्रॉब्लम, बट आई सजेस्ट कि क्लास के नोट्स आप हाथ लिखते जाओ प्लीज, यू हैव साइंड अप फॉर दिस, ओके। अपने 100 नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ओके। आर्टिकल 51A ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव, व्हाट एल्स, क्या क्या प्रोटेक्ट माय एंड इंप्रूव, क्या क्या, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, देखो फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, ओके, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, करेक्ट, प्रोटेक्ट, इंप्रूव, और एक और सेंस है कंपैशन का भी, कंपैशन का भी तो है फॉर लिविंग क्रीचर, उनकी मारना नहीं है, पीटना नहीं है, तभी तो आप रोड पे किसी जाते कुत्ते को अगर लात भी मारोगे, इफ यू जस्ट इवन किक अ डॉग, यू कैन इजीली बी पेनलाइज्ड बाय द पुलिस बिकॉज़ यू आर अगेन
पहले तो इट इज इनह्यूमन ट्रीटमेंट प्लस आल्सो इट्स एन एब्रोगेशन ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी तो चलो नॉन इन्फोर्सेबल, तो बच जाओगे, तो कोई टेंशन नहीं है। ओके आगे। ओके आगे पढ़े। क्या डाउट है? करेक्ट, नॉट पहले कुत्ता काट देगा। ब्रेक ब्रेक नहीं नो ब्रेक ताहिर, आज सॉरी आज मैं आई कांट अलाउ। मैं जिस दिन ब्रेक होता है आपको पूरा फट्टे से मैं ब्रेक देता हूँ, ठीक है। चलो आर्टिकल 48 हमने कर लिया, 51G कर लिया। अब लिख लेते हैं यहाँ पे, आज थोड़ा ब्रेक आराम से करेंगे, आज काम करना है। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे हो गया आपका ये खत्म। साथ में लिख लो अदर लेजिस्लेशंस, अदर लेजिस्लेशंस लिखिए कि बाकी क्या क्या लेजिस्लेशन आज तक हुए हैं, ठीक है। लेजिस्लेशन हाँ, सबसे पहला बताओ क्या है 14, आर्टिकल 14 क्या है? व्हाट इज आर्टिकल 14? इक्वालिटी। हाँ इक्वालिटी है, करेक्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन, ऑल टू बी इक्वल। तो लिखो यहाँ पे एक्शंस ऑफ स्टेट फॉर environmental protection must not be in contravention to right to equality. Okay, cannot be like it should not infringe upon the right to equality. ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल बताओ मुझे, एग्जांपल इसका क्या सोच सकते हो? गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दिस वेयर एन एक्शन ऑफ द स्टेट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट कुड बी कंसिडर्ड टू बी डेट्रीमेंटल टू राइट टू इक्वालिटी। बताओ फॉर एग्जांपल अर्बन मैनेजमेंट। हाँ अर्बन मैनेजमेंट, सोचो आप डीएम साहब हो, हाँ डीएम साहब आप बोल रहे हो कि हाँ भाई हम एक नया रोड बनाएंगे, ठीक है। पहले इस रोड पे मान लो बहुत सारे हॉकर्स लोग रहते थे, हाँ सालों साल से हॉकर्स लोग यहाँ अपना सामान बेचते थे, झालमुड़ी चाट ये वो मोमो वोमो सब कुछ बेच रहे हैं। पर तुम आए नए वाले डीएम साहब, तुमको तो आउटडोर डिजाइनिंग पसंद है, तो तुमने एक लगाया कि नहीं दिस विल बी ब्यूटीफाइड नाउ, और तुम इस प्रोजेक्ट को नाम दे रहे हो अर्बन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, और तुम कहते हो कि इन सारों को हटाओ यहाँ से। हाँ तुम अपने एसपी को बोल के सारा वहाँ पे उनको कुटवा देते हो, भगा देते हो। तो व्हाट हैपेंस? जुडिशरी क्या करेगा तुम्हारा? पहले तो कान पकड़ेगा तुम्हारा कि इज इट नॉट वायलेटिव ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। अगर वो लाइसेंसधारी लोग हैं या उनमें से अगर एक भी लाइसेंसधारी निकल गया, तुम्हारा तबादला तय है। समझ रहे हो? अर्बन मैनेजमेंट, या कल हमने सेक्रेड ग्रोव्स का देखा फॉर एग्जांपल। सेक्रेड ग्रोव्स में तुम अगर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए लोगों का राइट्स को इन्फ्रिंज करोगे टू बी ट्रीटेड एज इक्वल सिटीजंस, देन दैट इज अगेन कंसीडर्ड वायलेटिव, ठीक है। फर्स्ट हॉकर के लिए पेस्ट कर देना चाहिए, करेक्ट कर दो। व्हाट इफ इट इज नो वेंडिंग जोन, देन नो प्रॉब्लम चिरंजीव। आई एम सेइंग इफ इट इज अ नॉर्मल रोड, फॉरगेट नॉर्मल रोड। आप अपना टायर टू शहर में देखो ना, एक नॉर्मल रोड है, आजकल हर जगह रिवर फ्रंट वगैरह तैयार होने का कांसेप्ट है। हाँ तो रिवर फ्रंट करने के लिए आप लोगों को क्लियर आउट कर रहे हो ना, तभी तो ऐसा साफ सा वॉकवे बन रहा है, करेक्ट। तो अगर आप कह रहे हो कि अर्बन मैनेजमेंट में इससे फायदा होगा, तो यू हैव टू टेक इनटू द इंटरेस्ट द पीपल हुज राइट्स आर इन्फ्रिंजिंग अपॉन, बिकॉज़ दे हैव एन इक्वल राइट टू बी देयर, दे आर नॉट इन न्यूसेंस, दे आर पार्ट ऑफ दैट वेरी प्लेस। एनक्रोचमेंट नहीं है, अगर लाइसेंस वाला है तो काहे का एनक्रोचमेंट? आप समझो, इफ द स्टेट हैज गिवन हिम लाइसेंस कि इस रोड पे तुम अपना लो हॉकिंग चलाओ या दुकान चलाओ, और कल के दिन तुम आके बोलते हैं दुकान तोड़ो, हम यहाँ पे हमें ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट लगाएंगे, जुडिशरी विल स्ट्राइक इट डाउन, ठीक है। लिखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, इसी को लिखिए प्लीज, लिखो इधर, ठीक है। इन अर्बन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, अर्बन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंटल प्लान्स, अर्बन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंटल प्लान्स, करेक्ट। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ स्टेट, यहाँ पे लिख लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेसिकली, क्योंकि तुम वहाँ पे स्टेट के प्रतिनिधि हो, ओके। डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ स्टेट सच एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, विदाउट इवैल्यूएटिंग पब्लिक इंटरेस्ट may be struck down by judiciary। दिख रहा है यहाँ पे नीचे, may be struck down by judiciary। मैं लिख पढ़ दे रहा हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। इन अर्बन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंटल प्लान्स, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द स्टेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विदाउट इवैल्यूएटिंग पब्लिक इंटरेस्ट may be struck down by the judiciary। Why? आर्टिकल 14 का वायलेटिव है। गॉट इट? नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 19(1)(a). रीड आर्टिकल 14 once again। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट यू कैनॉट इन्फ्रिंज नेचुरल, वन सेकंड हर्षित, नेचुरल राइट टू लोकल करेक्ट। विशाल सर मैं जो ये टेंट लगाने वाले थे और वहां पर डीटीएच सर्विस वगैरह का पेट्रोल पंप के आसपास भी, व्हाट अबाउट आर्य कॉलोनी केस? आर्य कॉलोनी केस का क्या है? इवेंचुअली इट वाज स्ट्रक डाउन बाय, और इट वाज एटलीस्ट स्टे लग गया अभी, क्यों? क्योंकि वहां पे ओके आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड लूजली, पर सिटीजन प्रोटेस्ट के चलते हुए, अब उसमें से कितने सिटीजन थे कितने नहीं बता जानते हो। एग्जांपल नहीं समझ आया सर कैसे कनेक्ट है? भाई तो मैं कह रहा हूं आप अर्बन मैनेजमेंट के नाम पे पब्लिक इंटरेस्ट को इवैल्यूएट किए बगैर कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। आपको एकदम वैलिड रीजन होना चाहिए कि हाँ भाई इन लोगों का मैं अगर इस रोड से हटाता हूं तो वो मेरा एम्बिएंट एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल क्वालिटी बेटर करेगा। ओनली देन अगर आप सब्सटेंशियली प्रूव कर पाते हो, देन द जुडिशरी में से कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारा प्लान सही है। अगर तुम उन सब में पीछे रह जाते हो, तब जुडिशरी इज वेल विद इन द राइट्स टू से कि नहीं तुम राइट टू इक्वालिटी इन्फ्रिंज कर रहे हो, दिस इज अ वायलेटिव प्लान ऑफ आर्टिकल 14। राइट्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो अरिंदम कह रहे हैं वो सही है कि हर पॉलिसी में आपको लोगों का अधिकार को सबसे पहले तोलना है, अधिकार सबसे पहले आता है, उसके बाद ही उसी से सब कुछ निकलता है। आपने लोगों को राइट्स ही नहीं दिया तो काहे का प्रोटेक्शन और काहे का मैनेजमेंट और काहे का हैंडलिंग, समझे? गॉट इट? नेक्स्ट आगे बढ़ेगा, आर्टिकल 19(1) करो, इसके बाद अब ऐसा अच्छा आंसर लिखोगे ना, श्योर। आर्टिकल 14 हो गया, उसके बाद लिखिए नेक्स्ट आर्टिकल 19(1)(a), इसमें 1G भी है, आर्टिकल 19(1)(a) लिखिए इधर। क्या है इसमें? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना 1A में, एफओएस वाला है ना ये 1A, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एफओएस वाला है ना फ्रेंड्स, गलत तो नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जिनको नहीं पता है एफओएस क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है गाइस, अब टाइम आ गया है कि अब ये सब आपकी चुटकियों पे रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है आप देखो, कोई भी एनवायरमेंट का केस, फॉर एग्जांपल अभी एक स्टूडेंट ने कहा आर्य का केस, हां आर्य का केस आप जानते हो, आर्य केस में भी दे वेंट अहेड एंड यूटिलाइज दिस वेरी थिंग, हां पीपल गो अहेड एंड लॉन्च पीआईएल्स ना, देखो इधर पॉइंट नंबर 1, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालते हैं ना लोग, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल्स, जॉली एलएलबी तो आपने देखा ही होगा, पीआईएल फाइल कर दूंगा। आर्य केस में भी देखोगे पीआईएल डाला है लोगों ने, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि इवेंचुअली आप कहते हो कि नहीं इस पेड़ों को काटने से हमारा इंटरेस्ट जा रहा है। वहां पे आप क्या है, आर्य केस का क्या था, एक साइड पे फॉरेस्ट था, एक साइड पे एक मॉडर्न कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था।
एंड इवेंचुअली बिकॉज ऑफ द सिटीजन सो कॉल्ड उन्होंने कहा कि नहीं फॉरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, व्हिच इज अगेन फेयर, वो जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके चलते आपके केसेस आते हैं, ठीक है। आप जानते हो यहाँ पे अगर आप लेटर, इवन इफ यू राइट अ लेटर टू अ कोर्ट, अगर कोर्ट को सिर्फ लेटर भी आप लिखते हो, इट कैन बी एडमिटेड अंडर पीआईएल, ठीक है। पीआईएल कम्स अंडर आर्टिकल 32। पीआईएल इज व्हाट, आप जुडिशियल रेमेडी मत सोचो, वो तो है ही बाबू, पर फॉर यू टू गो अहेड एंड अप्रोच द जुडिशरी, वहां पे जाके आप एक फाइनली लेटर पे या आप एक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो ना कि हाँ भाई हमें इससे ये प्रॉब्लम है, इज दैट नॉट यू एक्सरसाइजिंग योर फ्री स्पीच फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न्स? देन आर्टिकल 32 किक्स इन ना, आपने एक बार पीआईएल वहां सबमिट कर दिया, एक्सेप्ट हो गया, फिर आर्टिकल 32 चालू होता है। उसके पहले तो 19(1)(a) है आपका लिखना, कोर्ट का एक्सेप्ट करना, करेक्ट। देखिए नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो ठीक है यहाँ पे लिखिए। ठीक है यहाँ पे एग्जांपल लिखो, जेकब केस है ये, ठीक है। लिखिए पीए जेकब वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कोट्टायम, कोट्टायम केरला में आई बिलीव, ठीक है। एसपी लिखा मैंने, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कोट्टायम था केरला में, ठीक है। यहाँ पे लिखिए इसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया गया था कोर्ट द्वारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट इंक्लूड, हु इज अवेयर ऑफ दिस केस, कोई है क्या यहाँ पे? अरिंदम, वन सेकंड, आई विल जस्ट सी आउट, जुडिशियल एक्टिविज्म आप सही कह रहे हो, करेक्ट अरिंदम। कोर्ट हैज टू एक्सेप्ट एनीवेज इफ इट इज, अब जैसे तेरा फ्रिवलेस पीआईएल आल्सो ना अरिंदम, करेक्ट। आपने फ्रिवलेस पीआईएल तो सुना है ना, हाँ, कि हाँ भाई फलाना ये फ्री कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ कुछ बहुत सारे फ्रिवलेस पीआईएल होते रहते हैं। पीए तो नाम है उसका, रुमाना पीए जेकब। फ्रिवलेस पीआईएल क्या होता है जानते हो? एक बीच में पीआईएल आया था कि पेट्रोल का दाम 50 रुपए कर दिया जाए, उस पर किसी ने दागा था किसी हाईकोर्ट में, हाँ वो हाईकोर्ट ने उसके मुंह पे ऐसा वो बड़ा सा फाइन मार दिया, ठीक है। तो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, वो उसने जाके लिखा बेवकूफी की, 32 में एक्सेप्ट नहीं हुआ, उल्टा फाइन खा के आया, करेक्ट। आपको पता है कि तेल का दाम तो इंटरनेशनल ब्रेंट क्रूड और ये 50 तरीके के रेगुलेशन के बाद एक तेल का दाम तैयार होता है, थोड़ी ना जुडिशरी भी ऑर्डर पास कर सकता है कि हाँ भाई तेल का दाम 50 रुपए पर लीटर, व्हाट नॉनसेंस, करेक्ट। तो दैट इज व्हाट फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज टू बी अपहेल्ड इन कंजंक्शन विद आर्टिकल 32 एंड दैट इज डन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। दिस इज पीआईएल माफिया, डोंट गेट मी स्टार्टेड इन दैट, फिर वो क्लास अपन डिरेल हो जाएगा, मैं उस दिन फ्री होंगे ना तो बहुत सारी बातें करेंगे किसी दिन। फ्रीडम ऑफ स्पीच लिखिए इधर, डज नॉट इंक्लूड यूज ऑफ लाउड स्पीकर और साउंड एम्पलीफायर, डज नॉट इंक्लूड यूज ऑफ लाउड स्पीकर या साउंड एम्पलीफायर, ठीक है। जो कि क्योंकि नॉइज पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन को किस में मेजर करते हैं गाइस, किस यूनिट में मेजर करते हैं नॉइज पोल्यूशन को? केरला पीपल आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट एनवायरनमेंट, आई थिंक शजात इट इज क्वाइट ट्रू, यू नो, फर्स्टली बिकॉज़ केरला फेसेस द ब्रंट ऑफ द इंडियन मानसून, सबसे पहला अराइवल तो उधर ही है ना, मतलब मालदीव, सॉरी नॉट मालदीव, लक्षद्वीप को छोड़ दो तो ऑब्वियसली उनका कंसर्न तो ज्यादा, वेस्टर्न घाट्स है, हॉटस्पॉट है, इको फ्रेजाइल जोन है। इधर लिखो मेजर्ड इन डेसिबल्स, मेजर्ड इन डेसिबल्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब नॉइज पोल्यूशन करेंगे, फिलहाल इतना लिखिए मेजर्ड इन डेसिबल्स, ओके। ये आर्टिकल 19(1) है, नेक्स्ट लिखो जल्दी लिखो फ्रेंड्स, डेसिबल्स बीबी, बी कैपिटल बी ऐसे लिखते हैं। हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी होता है, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, 100 हर्ट्ज। अरे आप देखो ऑल इंडिया रेडियो 100.1 मेगाहर्ट्ज, क्या है वो रेडियो पे वो फ्रीक्वेंसी मिलाओगे तो आप सुनोगे ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी है, समझे? इतना तो ज्योग्राफी पढ़े फ्रेंड्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े, 65 बेंचमार्क इज करेक्ट। सुबीर 5 मिनट ब्रेक, 2 मिनट दे दो ना, ये कंप्लीट कर लेते हैं बस, खत्म होने वाला है। लक्षद्वीप लेफ्ट आउट नहीं, नॉट लेफ्ट आउट, मैं कह रहा हूं दी ब्रंट, जो बिगेस्ट इंपैक्ट जो होता है ना मानसून का, वो लक्षद्वीप, नॉट लक्षद्वीप, केरला में और तमिलनाडु, केरला और ऊपर टुवर्ड्स वेस्टर्न घाट्स आप ऑब्जर्व करते हो, वहीं पे मानसून हमारा फर्स्ट ब्रेक करता है, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड है। नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल था? 1A क्या नाम है? नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 19(1)(g), लिखो आर्टिकल 19(1)(g), 1G यहाँ पे क्या है भाई, प्रोफेशन वाला है नहीं, 1G हमारा आर्टिकल 19(1)(g। बताओ, यू कैन हैव एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन एज पर यू वांट, करेक्ट। पर उसमें एक आपने देखा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का क्लॉज भी है कि आप कुछ भी ऐसा प्रोफेशन नहीं कर सकते हो, द स्टेट कैन हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टाइप ऑफ प्रोफेशन दैट यू आर डूइंग, करेक्ट। लिखते हैं, चलिए लिखिए, देखो आप इसके बाद योर बुक्स आपको इतना बोर कर देंगे नए टॉपिक में, इधर आपको बस बुलेट पॉइंट्स पढ़ने हैं। इधर लिखो राइट टू प्रोफेशन, राइट टू प्रोफेशन, इसमें लिखिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, आई थिंक यही टर्म है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, एक बार चेक करने दो मेरे को 1 सेकंड, आई थिंक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इज द टर्म दैट इज यूज्ड, आर्टिकल 19(1)(g, ट्रेड बिजनेस, नेचर रेस्ट्रिक्शंस, जल्दी से बताओ, जल्दी। अरे भाई सरकारी चीज ना सच में अलग लेवल पे ये लोग, बस राइट टू सब्जेक्ट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, परफेक्ट, लेट्स गो। ओके, बी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लिखिए इधर, ठीक है। और ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैसे? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, करेक्ट, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं कि एनवायरमेंटल, अब मुझे बताइए ये अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग है, एनवायरमेंटल इंटरेस्ट फ्रॉम polluting industries can be prohibited, outlawed, not outlawed, regulated, मैं अपना ही शब्द भूल गया,
सॉरी मेरा ग्रामर गलत था इसमें। Environmental interest from hazards of polluting industries by prohibiting or regulating them. Correct. Next लिखिए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 तो सबसे वाइड डेफिनेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना 21 को सबसे वाइड डेफिनेशन है कि नहीं गाइस, मुझे बताओ। इस 21 द राइट टू लाइफ, जुडिशरी ने बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन लिया ना राइट टू लाइफ का, हाँ कि ना फ्रेंड्स, हमको बताइए, लिखिए यहाँ पे जुडिशरी हैज टेकन अ वेरी वाइड इंटरप्रिटेशन, हैज टेकन अ वाइड इंटरप्रिटेशन, मतलब ये एनीथिंग एंड एवरीथिंग के लिए राइट टू लाइफ आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो पॉइंट्स, लिखिए द राइट टू, इसमें कैन आई से कि लाइफ, पहले तो दिस इज टू राइट टू लाइफ, जिनको नहीं पता है, जिनको अभी भी कंफ्यूजन है, ये राइट टू लाइफ, ठीक है, इसका हिंदी मेरे को नहीं पता, जीवन जीने की, जो भी हिंदी का नॉट अवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइफ एंड एनवायरनमेंट, क्या ये कोरिलेटेड है फ्रेंड्स? दिल्ली का एग्जांपल सोच लो भाई, हम भी जी रहे हैं और आप भी जी रहे हैं। हाँ, छेवांग फॉर एग्जांपल मस्ट बी ट्यूनिंग इन फ्रॉम सम अदर वेरी नाइस हिल स्टेशन, हिल प्लेस, मोस्ट ऑफ यू विल बी फ्रॉम साउथ इंडिया, समवन विल बी फ्रॉम मध्य प्रदेश, बिहार यूपी अगर हो तो आपका हवा खराब है, हमारे जैसा ही है। जो डाउन साउथ है, विदर्भ के उस साइड, महाराष्ट्र वगैरह, गोवा वगैरह, आप लोग का क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अच्छा है, करेक्ट, व्हिच इज व्हाट, बिकॉज़ यू हैव गुड एनवायरनमेंट देयर। पर मैं इधर फंसा हूं दिल्ली में क्योंकि यहाँ हवा नहीं है, तो दिस इज लिखो इधर, लाइफ एंड एनवायरनमेंट आर क्लोजली रिलेटेड, ओके, इनफैक्ट इंटर रिलेटेड, लिखिए इधर, ठीक है। एंड दस, क्या लिखिए, दस, एंड राइट दिस इन रेड वर्ड्स, ओके, ताकि आपको बाद में लिख पाओ, ओके। राइट टू लिव इन अ healthy environment, right to live in a healthy environment is a fundamental basis of human rights. काहे का ह्यूमन राइट्स अगर हवा ही नहीं ले पाओ ठीक से, पानी नहीं पी पाओ ठीक से, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। आप जानते हो इसका एक कोर्ट का केस है विच इज कॉल्ड एज द एमसी मेहता केस, उसमें ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, तो लिख लो यहाँ पे एग्जांपल, द एमसी मेहता केस, ठीक है। एमसी मेहता केस, ये मेरे ख्याल से साल, आई एम नॉट अवेयर, टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, अगर चेक करके बता देना कौन सा साल का, वैसे साल इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसी मेहता केस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया था ये, उसमें ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, वहीं से मैं उसी जजमेंट से ये लाइन मैंने उठाया आपके लिए, ओके, दैट टू राइट टू लिव इन हेल्दी एनवायरनमेंट इज द फंडामेंटल बेसिस। एमसी मेहता कौन सा साल का था फ्रेंड्स? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन नहीं आएगा, एसोसिएशन का एनवायरनमेंट से क्या लेना देना, आप ग्रुप बनाओ, रोटरी क्लब का भी एनवायरनमेंट से क्या लेना देना, अगर वो इंडस्ट्री कर रहे हैं तब उसका फिर वाटर वाले एक्ट से होगा, एयर वाले एक्ट से होगा, पर हम ऐसे अभी हॉबी ग्रुप बना रहे हैं तो क्या जा रहा है। 1985-86 इज दिस केस रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, दिस इज रिलेटेड टू द जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस अबाउट एनवायरनमेंट, ठीक है। एमसी मेहता केस 1986, 85-86, ठीक है, जो भी 1986 लिख दे रहा, मैं चेक कर लेना। आपका सवाल क्या है, व्हाट आर वी डिस्कसिंग फ्रेंड्स? ये देखो, फॉर दोस ऑफ यू हु आर नॉट फॉलोइंग इट थॉरली, प्लीज पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको टाइम लेके लिखा रहा हूं। हम क्या देख रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पे, हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट पहले देख लिया, अब हम देख रहे हैं अदर लेजिस्लेशंस, अदर लेजिस्लेशंस आर्टिकल्स जो कि एनवायरनमेंट से लेने देने, अगर ये समझेंगे आप तभी तो जाके मैं आपको फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसका क्रिटिसिज्म क्या है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का क्रिटिसिज्म क्या है, आप जानते हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब हम समझेंगे, होपफुली अगर आज कर पाए तो गुड, वी विल सी हाउ इन आइसोलेटेड केसेस द इंटरप्रिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज सच, ऐसा इंटरप्रिटेशन है उस एक्ट का कि आपका जो एक राइट टू इक्वालिटी है या राइट टू से मूवमेंट है, वो सब भी छीन लिया जाता है जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, ठीक है। साथ में आपने सेक्शन 144 का नाम सुना है, सेक्शन 144 का नाम सुना है, 1996 है क्या ये? हाँ, सुना है सेक्शन 144 कि आप 5 से ज्यादा लोग आप घूम नहीं सकते साथ में। आप जानते हो इन सर्टेन केसेस आपने देखा है कि आपका पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो आपने फॉरेस्ट के आसपास लगा दिया है, और फॉरेस्ट के आउटसाइड एरियाज में सेक्शन 144 लगा दिया, तो कोई गांव वाला फिर मूव करे तो कैसे करे? आप सोच लो, वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट के बाहर नहीं घूम सकता क्योंकि 144 लगा है। डू रियलाइज क्रिटिसिज्म्स बहुत स्पेसिफिक है, वो आपको केस स्टडी से समझ में आएगा, ये कोचिंग नोट्स वगैरह आपको जो बता रहे हैं ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, हाँ वो घुट मत पियो, वो रायता मत खाओ, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, वो मार्क्स नहीं आएंगे उसमें, देयर इज नो क्लैरिटी, उसमें नोट्स जिसने लिखा है उसको खुद क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या बताना चाह रहा है, तो हम वो सारा केस देंगे, इससे कल का क्लास लगाया फ्रेंड्स, नहीं तो मैं क्यों संडे अपना ऐसा खराब करूं। चलो आर्टिकल 21 हो गया, आगे बढ़ते हैं, 21 लेट्स गो, ओके 21 इज डन, नाउ लेट्स लुक एट आर्टिकल 21 के बाद आता है, रुको एक मिनट मैं भूल गया यार, आर्टिकल 20, आर्टिकल 246, आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 क्या है भाई यहाँ पे, व्हाट डज 246 टॉक अबाउट? द डिवीजन ऑफ पावर। अच्छा ब्रेक चाहिए क्या आपको? चलो ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, टेक अ ब्रेक वेरी क्विकली, फटाफट आओ, यूनियन कंकरेंट और स्टेटलेस से लेना देना है ना, करेक्ट से हम डिस्कस करते हैं। एसपी कोटायम का केस, भाई क्या आप वो नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर वगैरह सब नहीं बजा सकते, ठीक है, शुरू करते हैं, चलिए। सो आर्टिकल 246 इज टू डू विद योर यूनियन लिस्ट, योर स्टेट लिस्ट, योर कंकरेंट लिस्ट, ये आपको पता है, ये लेजिस्लेटिव से रिस्पांसिबिलिटीज होती है। फॉर एग्जांपल फॉरेन अफेयर्स में कौन इन्वॉल्व होगा? यूनियन। हेल्थ किसका रिस्पांसिबिलिटी है? स्टेट, करेक्ट। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन किसका है? स्टेट लिस्ट का है ना। तो इसी तरीके से हमें ब्रेक डाउन करना है, लेट्स गो एंड राइट डाउन लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3, चलिए लिखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3, मैंने ऊपर लिख दिया क्लास का टाइमिंग, लिखो लिस्ट 1 यूनियन, लिस्ट 2 स्टेट, लिस्ट 3 कंकरेंट। अब इसमें से हमारे ऑपरेटिव वाले इंपॉर्टेंट वाले जो हमें याद रखने हैं यहाँ पे, ओके लिखिए उधर। यूनियन में ये है कि नहीं हमको बताते चलेंगे आप लोग गाइस, ठीक है। माइंस, इंटरस्टेट रिवर्स, ऑयल फील्ड, ये यूनियन के अंदर आया, स्टेट के अंदर आया पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, स्टेट के अंदर आया पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर इरिगेशन वाटर सब कुछ, एग्रीकल्चर इरिगेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर इरिगेशन, ठीक है, फिशरीज भी तो इन्हीं के अंदर होता है, फिशरीज, ओके। कंकरेंट लिस्ट में लिखिए कौन कौन से हमारे, बताइए कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, माइंस एंड मिनरल्स, हाँ फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, माइंस एंड मिनरल्स,
करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इंटरप्रिटेशन, राइट दिस डाउन, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन लिखिए इधर। विल दिस क्लास नोट्स बी सफिशिएंट? ऑफ कोर्स माय फ्रेंड, माइंड्स आर बोथ बाबू। आप लोग देखे नहीं हो ध्यान से, शायद ध्यान से देखिए, आप लोग शायद पॉलिटी नहीं पढ़े हो। अभी बताओ ना गाइस, क्रिटिकल मिनरल्स का किसने लिस्ट निकाला? स्टेट गवर्नमेंट ने निकाला या यूनियन ने निकाला? बताओ मुझे। क्रिटिकल मिनरल्स का लिस्ट निकला था ना, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, कौन निकाला वो? सेंट्रल गवर्नमेंट निकाला, कोई स्टेट नहीं निकाला वो, करेक्ट। और आपके इंडिविजुअल माइंस जो होते हैं वो किसके ऑपरेटिव कंट्रोल में रहते हैं? जुरिसडिक्शन किसका है? सेंट्रल, स्टेट का। कौन सा कंपनी होता है? कोल इंडिया। कोल इंडिया किसका है? सेंटर का, कोई स्टेट का नहीं है वो, ठीक है। इसलिए तो नाम कोल इंडिया है। माइंस एंड मिनरल्स जाकर रिवाइज करिए। आई कैन बी टीचिंग यू लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3, फिर तो खत्म ही हो जाएगा एनवायरमेंट का क्लास। यहां पे लिखिए द एलोकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, द एलोकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इज क्रूशियल, the allocation of legislative authority is crucial, okay. Responsibility for environmental protection shared between union plus states, thus strengthening federal relationship is key. Lakhu लिखिए ओके, गेटिंग इट, क्लियर? प्लीज नो क्लास फॉर टुमारो सर, सॉरी क्लास बहुत जरूरी है, लेकिन पीछे छूट जाएंगे, हम बहुत पीछे छूट जाएंगे सर। साइड प्लीज, सॉरी सॉरी, ठीक है। आप लोग बाद में देख लेना, जब भी आपको टाइम मिले एक बार देख लेना, ठीक है। व्हेनेवर यू गेट टाइम, मान लीजिए कल बिजी हो या कल कोई कमिटमेंट है, कोई बात नहीं, पर मेक श्योर कि कल का नोट्स लिख लो एटलीस्ट। जो लोग पूछ रहे हैं ये नोट्स सफिशिएंट होंगे क्या? ये मोर देन सफिशिएंट होंगे आपके लिए। स्ट्रेंथनिंग द फेडरल रिलेशनशिप इज की। सोचो ना गाइस, फॉर एग्जांपल आपका अभी इधर दिल्ली का ही हवा का बात करो, हाँ, तो कितने स्टेट्स इन्वॉल्व है इसमें? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। व्हाट हैपेंस इफ योर फेडरल स्ट्रक्चर, योर फेडरल रिलेशनशिप इज नॉट गुड? हाँ, ये जो सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है या अगर मिसट्रस्ट है तो क्या होता है? कॉमन आदमी भुगतता है। उसी को मैंने थोड़ा सा यूपीएससी की लैंग्वेज में लिखा है कि आपको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आर्टिकल 246 में जो एलोकेशन है उसको सजगता से करना होगा। जिसका जो रिस्पांसिबिलिटी है वो सजगता से करे और साथ में एक कोऑपरेटिव अप्रोच के साथ चले। फेडरल स्ट्रक्चर में कोऑपरेशन इज द बेस्ट मेथड फॉरवर्ड, ओके। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, करेक्ट, ईडी का कॉल आता है, ठीक है। लेट्स गो फॉरवर्ड। वो सबसे मैटर नहीं करता फ्रेंड्स, देखो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए पर एक लिमिट तक, उसके बाद क्या ही बोरिंग है थोड़ा। जो पॉलिसी में मजा है वो पॉलिटिक्स में कहा, ओके। नेक्स्ट आई थिंक ये लास्ट वाला है जो आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट्स मेंशन, आर्टिकल 200 एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस वाला, आर्टिकल 253, ओके। देख लो यहाँ पे, ये लास्ट है। इसके बाद आर्टिकल 32 है जिन्होंने मेंशन किया, वो भी हम कर लेंगे। आर्टिकल 253 और उसके बाद आता है आर्टिकल 32, ठीक है। 253 लिखे, यहाँ पे क्या है? दैट द पार्लियामेंट कैन क्रिएट लॉज फॉर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, पार्लियामेंट कैन क्रिएट लॉज टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज, करेक्ट? इज इट? ये है ना, करेक्ट? ठीक है। तो thus India has given effect to many international treaties on at multilateral forums through domestic legislation. ओके, और ये तो ऑब्वियसली आपका जुडिशियल रेमेडी वाला है। इसमें तो क्या है? यू कैन अप्रोच फॉर एनवायरमेंटल केसेस, वन कैन अप्रोच for any violation of चलो लिख लीजिए। Got it? लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए। मल्टीलैटरल के बाद क्या लिखा है? मल्टीलैटरल फोरम्स थ्रू डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। मैं पढ़ देता हूं एक बार। आर्टिकल 253, पार्लियामेंट कैन क्रिएट लॉज टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट प्लस ट्रीटीज प्लस कोवेनेंट्स, ठीक है। Thus India has given effect to many international treaties at multilateral forums, मतलब बायलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल है, एक से ज्यादा पार्टी होगा वहां पे, थ्रू डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। हम बहुत सारे एग्जांपल्स आज देखेंगे। और नंबर 2 मैंने लिखा है आर्टिकल 32 में, जुडिशियल रेमेडी, वन कैन अप्रोच फॉर एनी वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल राइट्स एज रेड विद राइट टू लाइफ। आप स्टेट वे अप्रोच कर सकते हो अगर आप कहोगे कि मेरे जान माल को हानि पहुंच रहा है, अगर मेरा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या एनवायरमेंट मेरा राइट्स अगर हनन हो रहा है, वायलेट हो रहा है। गॉट इट? लिखा सबने? श्वेता अभी अभी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, PM 2.5, PM 10.0 वो सब भूल जाओ, अभी बस लॉज पे फोकस करो आज, क्योंकि इस पे अगर सवाल आया तो आपको ये सारे लिखने पड़ेंगे। समझ लो, अगर आपको सवाल पूछा गया ना, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज इन इंडिया, तो आपको सारे में से एटलीस्ट लार्ज मेजॉरिटी लिखना पड़ेगा, राइट फ्रॉम 1976 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वहां से कैसे हमने MOEFCC डेवलप किया, फिर वाटर के लिए हमने लॉज निकाले, एयर के लिए निकाले, हैजार्डस वेस्ट के लिए निकाला, ठीक है। ऑल ऑफ दैट यू हैव टू मेंशन एंड देन मेंशन इंडिविजुअल आर्टिकल्स। इनमें से एटलीस्ट वो इंडिविजुअल बेसिक वाले तो याद रखोगे आप, 14, 19, 21 तो याद रहने चाहिए, 32 याद रहेगा, 253 याद रहना चाहिए, बस खत्म। इतना आपको करना है। आपको वो सालों के इंडिविजुअल एक्ट्स का इंडिविजुअल साल जो है कोई जरूरत नहीं याद रखने का, बस इतना याद रखो कि सबसे पहले वाटर का हुआ था, बस। बाकी और आपको एग्जामिनेशन कुछ डिमांड नहीं करता है। वंस यू हैव डन दिस, अगर इतना तक हम लोग पहुंच गए हैं, तब अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे इन डिटेल
ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। विल यू डू इंटरनेशनल लॉज, इट इज कंफ्यूजिंग, यस वेदांता, आज सब होगा, लिखो लिखो लिखो। हेलो हेलो हेलो, बताइए बताइए दीपक भाई क्या है, दीपक पूछो, लास्ट स्लाइड ये लीजिए, लास्ट स्लाइड पूछिए दीपक, साइड, तो दीपक आप ऐसे बोलते हो हेलो 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 साइड, वो तो क्या, लिख लो फटाफट लिखो फ्रेंड्स, टाइम मत लगाइए। एक्ट 32 के लास्ट लाइन में क्या है, वन कैन अप्रोच फॉर एनी वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल राइट्स एज रेड विद राइट टू लाइफ, मतलब आर्टिकल 21 के साथ आप अगर अपना एनवायरमेंटल वो कह के जाते हो कि हाँ भाई मेरा एनवायरमेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि 21 को सबसे वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसका आपको सीधा रेमेडी मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, नॉट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, पहले जुरिसडिक्शन का हाईएस्ट वाला, ओरिजिनल तो हो गया बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट। गॉट इट, फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ, ठीक है, यही मैं चाहता है, ठीक है। अब आप समझो कि आपके कोई भी बुक आपको ऐसे नहीं समझाएंगे, वो पता है कहां से शुरू करेंगे, वो सीधा शुरू करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, जो कि अब हम शुरू करेंगे, जो आपका किताब में जो आप स्टडी आईक्यू का है, जो भी किताब लेके बैठे हो, अब आप रिलेट कर पाओगे जो हम पढ़ने वाले हैं, ये कहीं नहीं मेंशन होता है, होता भी तो पासिंग में बता देते हैं, ठीक है। ओके चलिए, नाउ लेट्स लुक एट वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, ओके। ये एक्ट आपको पूरा इन आउट आना चाहिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको इन आउट आना चाहिए, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंटली इसका जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था वो भी हम समझना है, ठीक है। 8 पेजेस भर गए आज तो सारे रजिस्टर, कोई टेंशन नहीं, अभी और भरना है, पर आप देखोगे आपके हेल्प आएगा ये नोट्स। मैं ऐसा आपको कभी बोलता हूं क्या, मुझे बताओ, मैं हर क्लास में आपको आई टेक स्लाइड्स ये थोड़ा बहुत दोनों मिला के, आज स्लाइड्स का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो स्लाइड्स आर यूजलेस। ओके लेट्स बिगिन विद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाउ, चलिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये हम डिटेल में समझेंगे आज, 1972, हेडिंग बनाइए नेक्स्ट वाला, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ओके। अब देखो एमसीक्यूज आपको पूछेगा कि भैया यहाँ पे वाइल्ड लाइफ लिखा है, तो क्या सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स का लेना देना है, पहला पहला गूगली जो आपको मारेगा, आपको सीधा ऐसा सहवाग जैसा फ्रंट फुट पे खेल के मारना है और बोलना है कि नहीं सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स नहीं, प्लांट्स भी है इंक्लूडेड, लाइफ, वाइल्ड लाइफ, लाइफ में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं, तो लिखिए उधर पहला चीज, ओके। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स प्लस प्लांट्स, ठीक है। अगर पढ़े नहीं होगे वाइल्ड लाइफ, अगर आपके सामने कोई फेंकेगा आप सीधा सही मार्क करके आ जाओगे, मत करना, सोचो मार्क करने से पहले लाइफ में कौन कौन सा होता है, ठीक है। इसके प्रोटेक्शन के लिए होता है, साथ में मैनेजमेंट ऑफ देयर हैबिटेट, हैबिटेट आपको पता है, उसका फिजिकल लोकेशन, उसका मैनेजमेंट का रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है, लिखते चलो। उसके बाद कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड, ठीक है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ट्रेड ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट एनिमल या उसका प्रोडक्ट्स, लिख लो यहां पे, ईदर ऑफ द एनिमल और द प्लांट और ऑफ डेराइव्ड प्रोडक्ट्स, ओके। इनका पूरा पूरा मैनेजमेंट, इनका प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर होता है, समझ रहे हो। इनफैक्ट आप लोगों को मैंने अभी बताया तो नहीं है, पर आप देखोगे एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल एक्ट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, उसको कहते हैं CITES, साइट्स। अब देखना कैसे लॉजिकली हम समझेंगे, यहाँ पे क्या किया है, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड प्लांट या उसका डिराइव्ड प्रोडक्ट्स, डिराइव्ड प्रोडक्ट्स मतलब क्या, शेर का खाल, शेर का नाखून, आप कभी कभी जाओगे ना ये जो होते हैं, जो भी ये लोग होते हैं उपचार औषधि वाले, वो कहेंगे अरे शेर का नाखून पहन लो, उससे बहुत होगा, शेर का खाल के ऊपर बैठ के ऐसा करो कुछ हो जाएगा, वो एसेंशियली इलीगल है, पहला बात तो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर फॉरेस्टर धर के लेके जाएगा, ठीक है। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है, इसको लिखना नहीं, बस समझो अभी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, देख लो इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, लिखो मत, बस इतना समझो कि यहाँ पे ट्रेड की बात हो रही है, तो आप देखो हमने अभी लिखा ना यहाँ पे आर्टिकल 253 में गाइस, हमने इधर लिखा ना कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, अगर आपका एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, दिस इज इट। पार्लियामेंट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अभी जो हाल फिलहाल का जो अमेंडमेंट हुआ है ना, दिस इज टू मेक श्योर कि इंडिया साइट्स का एक सीनियर मेंबर बन जाए, समझ रहे हो। आर्टिकल 253 को इफेक्ट देते हुए हमने साइट्स के साथ एंट्री ली, अभी हाल फिलहाल में जो हुआ है, समझो इसको। जो भी हाथी के दांत होते हैं, काफी कुछ, वन हॉर्न राइनोसेरॉस, उसका जो सिंग होता है उसको एफ्रोडिसियक मानते हैं चाइना के मार्केट में, वियतनाम के मार्केट में, कि उससे आपका सेक्सुअल पावर बढ़ेगा। हाँ अभी पता तो नहीं, चाइना का पॉपुलेशन देख के लगता है शायद सच होगा, पर एनीवेज अगर उसका ट्रेड वेड कर रहे हो तो पहले तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जाओगे, और दूसरा इंडिया का साइट्स का कमिटमेंट है कि इंडिया और चाइना दोनों इसको रोकने की कोशिश करेंगे अपने अपने पब्लिक की, समझ रहे हो। तो इसको लिखो अभी, चलो देखो कैसे आप लॉजिकली आप समझेंगे, ओके। पॉइंट नंबर सी लिखिए इधर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में पॉइंट नंबर सी, इंडियाज कमिटमेंट विद साइट्स, ठीक है, TROUGH through India's commitment at sites reflected through Wildlife Protection Act 1972, okay, applies to the whole of India including ठीक है, ये लिखिए पहले। पॉइंट बी एक्सप्लेन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर पहला चीज, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड प्लांट्स को आप प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो, साथ ही साथ आप उस वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड प्लांट का जो हैबिटेट है, मतलब उसका फिजिकल लोकेशन, रिमेंबर फ्रेंड्स हैबिटेट का क्या होता है, उसका फिजिकल एड्रेस हमने डिसाइड किया था, हमने समझा था ये फिजिकल एड्रेस उसका, तो उसका जो एरिया है, जो लोकेशन है, उसका आपको मैनेजमेंट करना है, तभी तो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये और वो सब बने। क्यों बना रहा है भारत सरकार, चाहता तो छोड़ देता ना, पर वो एक लॉ के अंदर आपने वो सुचारू रूप से चलाने के लिए आपने उस एरिया को डेजिग्नेट कर दिया। क्यों, क्योंकि आपको हैबिटेट प्रोटेक्शन करना है। रिमेंबर हमने टाइगर और एलिफेंट के बारे में कल बात किया कि द मेजर प्रॉब्लम क्या है, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन।
अब आप समझ रहे हो हैबिटेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर फिजिकल लोकेशन नहीं बचाओगे तो क्या ही इकोसिस्टम और क्या ही निश, पहले तो एरिया बचाना जरूरी है ना। तो दैट इज व्हाट यू डू, मैनेजमेंट ऑफ देयर हैबिटेट, और साथ में उनका जो भी प्रोडक्ट्स है जो हमने डिस्कस किया उन सबका ट्रेड कॉमर्स बंद करना है टोटली। इकोनॉमिक इंसेंटिव टू पोचिंग आपको हटाना है। पोचिंग क्यों करते हैं लोग, क्योंकि मार्केट में बिक जाए। अभी आपको अगर पोचिंग को कम करना है तो सिर्फ पोचर को पकड़ने से थोड़ी ना होगा, आपको मार्केट को भी तो हटाना है। तो ये मार्केट को हटाने के लिए किया है कि खरीदार ही ना मिले तो पोचिंग करके क्या करोगे, करेक्ट। सो दिस इज रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड। अब देखो यू कैन नॉट गो अहेड एंड फाइंड एनी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट ऑन Amazon और फ्लिपकार्ट, नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो जा रहा बंसल, वो डायरेक्ट जाएगा WPA के अंदर 1972 के अंदर। साइट्स का रूल समझाएंगे आरती, अभी समझ रहे हो सर। मैनेजमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल में डिफरेंट, मैनेजमेंट मतलब क्या, मैनेज करना चीजों को, रेगुलेशन मतलब आप पॉलिसी में वो पर्टिकुलर रोड ब्लॉक्स ला रहे हो, हाँ आप वो पर्टिकुलर रोड ब्लॉक्स ला रहे हो कि एक स्ट्रीमलाइन कर सको, और कंट्रोल मतलब एब्सोल्यूट कंट्रोल मुझे चाहिए। इंग्लिश वर्ड्स उसमें मैं आपको क्या समझाऊं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख, करेक्ट। अब इसमें तीन तरह के हमारे अपेंडिक्स होते हैं। अपेंडिक्स मतलब तीन तरह के हमने लिस्ट सब कैटेगरीज बनाए हैं इसमें। डार्क वेब में मिल जाएगा, करेक्ट, डार्क वेब में मिल जाएगा, पर डिलीवरी मत करवाना इंडिया पोस्ट से एटलीस्ट, क्योंकि उनको अब वो ताकत है कि वो तुम्हारा खोल के देख सकते हैं अंदर की क्या है। डिलीवरी इंडिया में मत करवाना, नेपाल में ले लेना, काठमांडू में, और उसके बाद SSB को कुछ करवा के, ठीक है। एनीवेज चलिए शेड्यूल देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना, ई लिखिए यहाँ पे, 3 शेड्यूल्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 3 शेड्यूल्स, इनफैक्ट 5 शेड्यूल्स है, 3 क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 5 शेड्यूल्स। क्या चल रहा है दिमाग में, लिखिए उधर शेड्यूल 1 फर्स्ट, शेड्यूल 1, फिर लिखो शेड्यूल 2, छोटे छोटे पॉइंट्स, शेड्यूल नेक्स्ट लिखते चलेंगे। चलिए शेड्यूल 1 सबसे पहले, ठीक है, इसमें लिखिए इंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, दे हैव हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, इनको आप छू भी नहीं सकते हो, इनका सामान या इनका कुछ भी ऐसा पार्ट लेके आप चले तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें आप देखो कौन कौन से हैं। वो सलमान खान वाला कौन सा था गाइस, बिश्नोई ट्राइब में जो जिनका प्रोटेक्शन, ब्लैक बक, स्नो लेपर्ड एटसेट्रा, ठीक है, ब्लैक बक, स्नो लेपर्ड एटसेट्रा, ठीक है। हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे लिख लो, नो हंटिंग अलाउड। ओके गॉट इट। नंबर 2 लिखिए, penalty and violation is less than schedule 1 and schedule 2. Okay, एग्जाम्पल भराल है शेड्यूल 3 में, उसके बाद फ्लेमिंगो, हेयर, किंगफिशर, ये सारे फ्लेमिंगो, हेयर, किंगफिशर, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, सॉरी शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 लिखिए, इन अनइंडेंजर्ड, यहाँ पे आप सबको मार सकते हो पकड़ के, ठीक है। शेड्यूल 5 में दोज एनिमल्स दैट आर कंसिडर्ड वर्मिन, दोज एनिमल्स दैट आर कंसिडर्ड वर्मिन, वर्मिन क्या होता है लिख लीजिए, वर्मिन कैन बी हंटेड, वर्मिन का अर्थ क्या होता है लिख लो, दोज एनिमल्स, those animals that carry disease or destroy agriculture. यूपी से कोई है क्या यहाँ पे, एनीवन फ्रॉम उत्तर प्रदेश एनीवन, जयती, गोपाल, मोहम्मद, आप लोग हो ना। मुझे एक बात बताओ, यूपी में नीलगाय का क्या सीन है, यूपी में नीलगाय का क्या सीन है बताओ मुझे, मेजर प्रॉब्लम है नीलगाय उधर यूपी में है कि नहीं, क्या होता है उधर, अगर नीलगाय खेत खराब करने आते हैं तो क्या करते हैं गांव वाले यूपी के, या तो भगाते हैं या मारते हैं, क्या मारने पे उनको कोई एक्शन होता है उनके ऊपर, नहीं, हो ही नहीं सकता कि आप नीलगाय मारे हो और आपको फॉरेस्ट वाला आके कुछ बोले। बिहार में भी है, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके उस जो भी आदमी है यूपी का कहीं दूर कस्बा में अपना वो फील्ड बचा रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। क्यों एक्शन नहीं होगा, क्योंकि नीलगाय को अपने शेड्यूल 5 में वर्मिन घोषित कर दिया है। वर्मिन क्या है, वो आके देखो एग्रीकल्चरल फील्ड खराब कर रहा है,
तो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वो शेड्यूल 5 के अंदर है। व्हाट इफ दे एक्सटिंक्ट? शुभम जानते हो उनका नंबर इतना ज्यादा है कि एक्सटिंक्शन तो दूर दूर तक का पॉसिबिलिटी नहीं है अभी। थिंक ऑफ इट। वर्मिन हम किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल आपके रैट्स, रोडेंट्स जो है, हाँ, जो प्लेग हैजा फैलाया था मेरा सूरत में, अभी तुम रोडेंट अभी वो रैट को मार रहे हो तो थोड़ी ना तुम्हें जेल में ठूस देंगे। क्यों? क्योंकि वो वर्मिन है। इट इज अ डिजीज एनिमल। ये तो गलत हो गया उनके साथ। नहीं ऐसा कुछ नहीं। शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 का डिफरेंस। सी शेड्यूल 3 हैज दीस एनिमल्स व्हाइल शेड्यूल 4 हैज बर्ड्स। आप चाहो तो लिख लो उधर, एक और पॉइंट लिख लो। शेड्यूल 3 में आपने एनिमल्स लिख लो, चीतल, भराल, सांभर, ये लिख लो यहाँ पे। शेड्यूल 3 में है चीतल, भराल, सांभर, ठीक है। और आपके शेड्यूल 4 में आते हैं बर्ड्स, फ्लेमिंगो, हेयर, मैगपाई, मैगपाई भी इधर, मैगपाई, किंगफिशर, ठीक है। तो ये इवन दो दे आर नॉट इंडेंजर्ड, पर इनको आप हंट नहीं कर सकते। पर मान लो हंट कर भी दिया ना, तो आप जेल का टर्म उतना ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, जल्दी निकल आओगे, ठीक है। 6 शेड्यूल तो लिखा तो है यहाँ पे, 6 शेड्यूल्स लिखिए। लास्ट वाला 6th शेड्यूल, सॉरी माय गॉड, लास्ट वाला मैं चेंज करूं क्या? मुझे बताओ गाइस, इज ट्रेड अलाउड इन सेक्शन 3? नो। शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 में पूछ रहे हो ना आप? हाँ, नो 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 ट्रेड अलाउड। ओके, आगे बढ़े क्या? 5th फिर से बता दीजिए। 5th शेड्यूल वही है जिसमें जो आपने वर्मिन घोषित कर दिया है, भारत सरकार ने वर्मिन घोषित कर दिया। चलिए काम करते हैं, चेक करते हैं लेटेस्ट लिस्ट आया क्या कोई भारत सरकार के वर्मिन का। लेट्स चेक। चलो वर्मिन पीआईबी, चलो भाई पीआईबी बताओ वर्मिन 2015 2021 नहीं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेंट्रल कैन डिक्लेयर, ठीक है ऑब्वियसली। चलो फाइन, इसका जो अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा, विल चेक इट। लेट्स गो फॉरवर्ड। शेड्यूल 6 लिखते हैं, लास्ट शेड्यूल, शेड्यूल 6 पॉइंट नंबर 1। शेड्यूल 6 में क्या है आपका? प्लांट का बारे में बात है। अभी तक एनिमल्स का चल रहा था ना मेजरली। शेड्यूल 6 में आके आप रेगुलेशन फॉर प्लांट कल्टीवेशन, ठीक है, इसके लिए ये रूल है, शेड्यूल है, पॉइंट बी, प्लांट कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। इसमें आपका रेस्ट्रिक्शन डाला गया है स्पेसिफिक प्लांट वैराइटीज के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक प्लांट वैराइटीज लिखो यहाँ पे, स्पेसिफिक प्लांट वैराइटीज। रेस्ट्रिक्शन कहाँ है? उनके पोजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, पोजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, ओके। यहाँ पे लिखिए प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ स्पीशीज, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, ठीक है। तो इसमें आप देख लो आपके कौन कौन से प्लांट्स हैं। मेरे को जो 2-3 याद आ रहे हैं, वैसे मैं आपको पूरा लिस्ट आपको दूंगा। एक दो जो है, फॉर एग्जांपल एक है ब्लू ऑर्किड, ठीक है, एक है ब्लू ऑर्किड, ओके। देन यू हैव ब्लू वेंडा, वो पिचर प्लांट होता है ना, पिचर प्लांट जो कि कहा जाता है, पिचर प्लांट, ब्लू वेंडा, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है। प्लांट को भी प्रोटेक्शन आप दे रहे हो, व्हाट इट, बताइए। मैरिजुआना प्लांट, देखो मैरिजुआना का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैरिजुआना जिनको नहीं पता, मैरिजुआना को हिंदी में कहते हैं गांजा। उसका प्रॉब्लम क्या है देखो, वो एक्चुअली में एनडीपीएस एक्ट के अंदर, ठीक है, एक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट अपना, एनडीपीएस एक्ट। चलो ये भी देख लो। कितने लोगों ने भी रिसेंटली वो सीरीज देखा फ्रेंड्स? मैं भूल गया, उसमें वो था जो कि स्कैम 1992 में बेयर मार्केट का नहीं बनाया, वो जो सतीश शाह जैसा थोड़ा दिखता है, आई फॉरगेट हिज नेम, जो कैलेंडर बना था, हु वाज कैलेंडर इन द मिस्टर इंडिया मूवी, गन्स एंड गुलाब, करेक्ट। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आया था गन्स एंड गुलाब, उसमें आपने देखा होगा कि लोग जाके वहां पे ओपीएम उगा रहे, कहीं पे उत्तर प्रदेश का स्टोरी था वो, सतीश कौशिक, करेक्ट, ठीक है। तो वो ओपीएम उगा रहे, गांजा उगा रहे। आप देखोगे कि सरकारी लाइसेंस के अंदर आप गांजा उगा सकते हो, ओके। इट इज प्रोहिबिटेड इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, पर आप देखोगे उसके डेरिवेटिव्स अलाउड है। फॉर एग्जांपल होली के टाइम आप लोग अगर कभी ठंडे में भांग डाल के खाए हो, मेरे को एक बार मौका मिला था, मैं खाया था, मैं फिर उसके बाद मुझे पता है मैं कितना खाना खाया था, ठीक है। पर वो देखो भांग इज अलाउड, एंड गवर्नमेंट आल्सो परमिट्स द कल्टीवेशन ऑफ गांजा, सीबीडी ऑयल टू, करेक्ट। हाउ इज दैट हैपनिंग? व्हिच मींस अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपने डाला, एक प्रोटेक्शन डाला है आपने और रेगुलेशन किया है ताकि मार्केट में बस एक ही तरह का प्रोडक्ट आ सके। अब जो भी अंडरग्राउंड जो भी है, जो बिकता है, वो तो ऑब्वियसली चलो ब्लैक मार्केटिंग है या अंडरग्राउंड एक तरीके से बिकता है, वो उसके बारे में बात करके फायदा नहीं, वो तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया। पर रूल के हिसाब से क्या है कि हाउ इज इट गन्स एंड गुलाब में वो ओपीएम उगा रहे थे, क्योंकि वो लाइसेंस्ड है, शेड्यूल 5 के अंदर वो इंक्लूडेड होगा। तभी तो देखोगे आप कि उसका पोजेशन, ट्रांसपोर्ट और सेल तीनों वर्जित है। आप दिल्ली मेट्रो में ऐसा भी गांजा का पैकेट लेके चढ़ोगे तो वो सीएसएफ वाला तुमको नियरेस्ट मेट्रो में डाल देगा, नियरेस्ट थाने में, फॉर श्योर, करेक्ट। बट इफ यू हैव अ रिसीट सेइंग दैट यस इट हैज बीन परचेज्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट शॉप, आपको रोक नहीं सकता। आर यू गेटिंग इट? साइड प्लीज, क्या लिख रहे हो? मैं तो लिखा भी नहीं कुछ, चलो लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। सर कितने सारे टाइम सोए थे सर आप तब? अरे प्रदीप मत पूछो। WPA 1972 का फुल फॉर्म प्लीज, रुमाना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यही तो हम लोग कर रहे हैं, तभी तो ये सारा उसके अंदर शेड्यूल है ना, रुमाना लिख लीजिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये क्या हो गया, सो गया क्या ये? लिखिए इधर, WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग नो, इसी को तो कहते हैं WPA 1972, मैंने शॉर्ट में लिखा है, जहां भी लिखा है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके अंदर एक और स्लाइड बनाओ, एक और नोट लिखो, उसके बाद हम क्रिटिकल एनालिसिस कर लेंगे इसका। गाइस एक बार रिवाइज करना है ये पूरा चीज, मैं बता रहा हूं आपको, रिवाइज नहीं करोगे ना तो बहुत भारी लगेगा बाद में, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो, क्योंकि भूल जाओगे जिस सीक्वेंस में कर रहे हैं। यहां पे लिखिए बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इसके अंदर देखो कैपेसिटी बिल्डिंग, पहले आपने रूल्स ड्राफ्ट कर लिया, अब इंस्टीट्यूशंस बनाओगे, करेक्ट। इंस्टीट्यूशन में सबसे पहला बना नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड, लिखिए गाइस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। कौन है इसका चेयरपर्सन? फ्रेंड्स जल्दी से बताओ, इसका चेयरपर्सन कौन होता? प्रेसिडेंट, फॉरेस्ट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, कौन होगा चेयरपर्सन? प्रधानमंत्री। इसी तरह से आपने बनाया स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ,
ठीक है, इसका चेयरपर्सन कौन होगा? चीफ मिनिस्टर, लिखिए चीफ मिनिस्टर। उसके बाद आपने बनाया नंबर 2 सेंट्रल जू अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं CZA। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, लिखो इधर स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया है ये, तो इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ। ओके, यहाँ पे लिखिए इट इज अ मेंबर ऑफ वाजा, वर्ल्ड एक्वेरियम एंड जू एसोसिएशन। ठीक है, इट इज अ मेंबर ऑफ वाजा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ जूज, सी मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च इन जूज। और उसके बाद लिखो यहाँ पे नोट और लिखो स्टड बुक। स्टड क्या होता है अंग्रेजी में? कॉलेज में काफी लोग एक दूसरे को कहते हैं भाई तू स्टड दिख रहा है, स्टड क्या होता है? बताओ मुझे, स्टड बुक क्या होता है? पहले तो मुझे बता स्टड क्या होता है। जो हैंडसम लड़का हो थोड़ा, जो देखने में ठीक ठाक, उसको बोलते हैं भाई तू स्टड लग रहा है, करेक्ट? पर वो स्टड का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। स्टड बुक क्या होता है लिखिए। फॉर एग्जांपल आपके जूज में, ध्यान से समझना गाइस, ये एक बार कर लेंगे ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जाने दूंगा, भरोसा रखो, थोड़ा सा मेरे साथ प्लीज कोऑपरेट करो। अभी देखो फॉर एग्जांपल आपके पास स्पीशीज है एक ए, ठीक है, और A डैश B B डैश, करेक्ट? अब मान लो A और B भाई बहन है, टाइगर, ठीक है, टाइगर टाइग्रेस टाइगर टाइग्रेस, दोनों भाई भाई हैं। इन दोनों को आपने मेट कराया और आपको निकला फॉर एग्जांपल C। इन दोनों को आपने मेट कराया और आपको निकला फॉर एग्जांपल D। अब आप मुझे बताओ, आपको फॉर एग्जांपल सेंस तो आ गया होगा, C और D का रिलेशनशिप क्या हुआ गाइस? मुझे बताओ, अगर A और B भाई बहन है तो C और D का रिलेशनशिप क्या हुआ? कजिन्स। हमको बताओ, इफ A एंड B आर सिबलिंग्स, भाई बहन है, तो C और D जो प्रोजेनी निकला वो कजिन्स हुए। क्या आप C और D को आप मेट कराना चाहोगे? जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप C और D को मेट कराओगे तो जो नेक्स्ट प्रोजेनी निकलेगा वो क्या होगा? थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकता है, डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकता है, कुछ तो इशू होगा, कहीं ना कहीं झोल तो होगा कभी ना कभी। तो वो कैसे करते हो आप? क्योंकि आप देखो एक टाइम पे एक जू का कोई डायरेक्टर आया, कोई IFS 5 साल तक वो काम किया, फिर चला गया, पर एनिमल तो उधर का उधर ही रहा। अब अगला आया तो उसको क्या पता कि भाई कौन सा मीटिंग कब हुआ था, नहीं हुआ था, एक रिकॉर्ड होना चाहिए ना, ताकि आप ये क्रॉस ब्रीडिंग ना कराओ। सोच रहे हो गाइस? देखो कितना डिटेल में सोचा जाता है, ताकि क्रॉस ब्रीडिंग ना हो कि भाई बहन के साथ मेट ना कर ले, उसके लिए रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए, करेक्ट? इसी रिकॉर्ड कीपिंग को हम कहते हैं स्टड बुक, जो इसको हम कहते हैं बेसिकली जेनेटिक बुक या हर्ड बुक, ताकि आपका जो भी फैमिली का या क्लोज टाइज है उसमें आप कभी ब्रीडिंग ना कराओ 10 साल बाद, 20 साल बाद, या 2-3 जनरेशन के बाद भी कभी ब्रीडिंग नहीं कराओ। ब्रीडिंग कराने के लिए कोई बाहर के जीन पूल से पकड़ के लेके आओ। समझ रहे हो? इसको कहते हैं स्टड बुक। मुश्किल क्यों है सोचिए, आप सोचो क्या है, हमारे घर में भी आप लोग देखते होंगे फैमिली ट्री होता है। आप अपने दादाजी या परदादा तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, दादाजी या नानाजी से जाके बात करो, वो आपको बताएंगे कि हाँ देखो हमारा फैमिली ट्री, बहुत खुशी से आपको बताएंगे। वो क्यों रखा जाता है? ताकि 5 जनरेशन बाद ऐसा ना हो कि आप अपने कजिन बहन के साथ शादी कर डालें। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द कांसेप्ट ऑफ स्टड बुक। ह्यूमंस में अगेन सोशल ऑर्डर में जैसे एक शब्द कह रहे हैं गोत्र, नियर है, बहुत नियर कांसेप्ट है, ठीक है? तो इसको लिखिए स्टड बुक क्या होता है। अब मुझे बताना कौन सा किताब में पढ़ा था तुमको ये सब? कोई नहीं लिखा था ये सब, क्योंकि आधे लोगों को खुद ही नहीं पता होता है। वो सब शंकर आयस पढ़ के उसमें पढ़ाने आ जाते, थोड़ी ना होगा उससे। शंकर आयस वाज रेलेवेंट 2015 में। लिखिए उधर स्टड बुक। स्टड बुक इज एसेंशियली अ हर्ड बुक with genetic history so as to prevent, avoid interbreeding. इसको कहते हैं स्टड बुक। Do animals know that they are siblings? Obviously not, Manvinder. Animals respond to the sexual urge in the most primal manner, इसलिए तो वो animals है ना, okay? Most animals will obviously थोड़ा बहुत distance लेंगे, कुत्ते बिल्ली तो क्या ही फर्क पड़ता है उनको, ठीक है? That is why you find कि the dogs varieties go less and less, उनका एकदम वीक होता जाता है जीन पूल, ठीक है? चल नंबर 3, लेट्स गो फॉरवर्ड गाइस, खत्म कर लेते हैं ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड। सर साइड सॉरी टैब की बैटरी डाउन होगी सर, जयंती बस थोड़ा देर बेटा चार्जिंग लगा लो प्लीज। नहीं करेंगे फिर आपका लॉस है, मेरा क्या है इसमें? आई डोंट वांट कि आप लॉस करो। देखिए पढ़ाना एक रिस्पांसिबिलिटी होता है, वो रिस्पांसिबिलिटी इधर से निभाना चाहिए, वैसे स्लाइड दिखा के थोड़ी ना होगा। एनवायरमेंट का आप देख रहे हो 33% पेपर आता है इससे, डिटेल में नहीं समझोगे तो कैसे होगा? लेट्स गो नंबर 3, लिखूं गाइस, आगे बढ़ो, कंटिन्यू नंबर 3। नंबर 3 ओके, सेंट्रल जू अथॉरिटी हो गया, अपने बोर्ड्स हो गए स्टेट और सेंटर पे, बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नंबर 3 हमने बनाया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा अभी हाल फिलहाल में, जब भी टाइगर रिजर्व को अपग्रेड करना होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर मान लीजिए अपग्रेड करना होता है, तो NTCA का काफी रोल होता है उसमें। सुना है फ्रेंड्स NTCA का रोल? बताइए। हाँ लिखिए इसके बारे में 2-3 पॉइंट। NTCA का रोल आपको पता होना चाहिए, रोल मोर और लेस। पॉइंट नंबर 1 NTCA के बारे में, ओके? स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया है, तो स्टैट्यूटरी ही होगा ये, ठीक है? स्टैट्यूटरी बॉडी बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ओके? ये चला रहा है कुछ प्रोजेक्ट्स आपके, सबसे प्रमुख है उसमें प्रोजेक्ट टाइगर, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट टाइगर का ये नोडल बॉडी है। पॉइंट सी सब बढ़िया, ठीक है? इसमें लिखिए मेंबर्स, इसके मेंबर्स एंड मेंबरान कौन कौन होते हैं। नंबर 1 NTCA का मेंबर कौन कौन होता है? सबसे पहले आपका मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ बेसिकली एनवायरनमेंट मिनिस्टर, MOEFCC मिनिस्टर,
ओके, MOEFCC मिनिस्टर, ये इसका चेयरपर्सन होता है। प्लीज ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसको इंपॉर्टेंट करके मार्क करो यहाँ पे, क्योंकि ऑफन स्टूडेंट्स को लगता है कि नेशनल बॉडी है तो प्राइम मिनिस्टर होगा चेयरपर्सन। अनफॉर्चुनेटली नो। ओके, इट इज द एनवायरमेंट मिनिस्टर हु इज द चेयरपर्सन। ओके, नंबर 2, MOEFCC का मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये होगा वाइस चेयरपर्सन, अगर हुआ तो, नॉर्मली नहीं होता है। ओके, नंबर 3 लिखिए, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस सेक्रेटरी MOEFCC, 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6, प्लस अदर मेंबर्स। ये याद रखेंगे गाइस, प्लीज याद रखने वाली चीज है। आपके पास 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहते हैं जो NTCA का भाग रहते हैं। नोडल बॉडी, नोडल मतलब क्या होता है? रिस्पांसिबिलिटी, कौन हैंडल कर रहा है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का नोडल बॉडी कौन है? मुझे बताओ, प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का नोडल बॉडी कौन है? हु लुक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी? SPG, दैट इज द नोडल बॉडी, करेक्ट। NSG नहीं, SPG। SPG का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉट एपेक्स बॉडी, द रिस्पांसिबल बॉडी, ऐसे समझो। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, SPG, साइड सॉरी। MOS इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री जिसे हम कहते हैं, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, सचिव, वन मंत्रालय, और 3 सांसद गण, ये रहते हैं हमारे मेंबर्स, बाकी सारे मेंबर्स के साथ साथ। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, गार्ड्स नहीं है, ग्रुप। गार्ड्स यूज होता है ईरान में, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कहते हैं, IRG होता है। हमारे यहाँ ग्रुप है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, SPG, जो प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद गठन हुआ था उसका। ओके फाइन, पॉइंट डी, मैं समझ रहा हूं आप लोग थक रहे हो, डोंट वरी, खत्म करने वाले हैं। पॉइंट डी, NTCA सबमिट्स, और ऐसे लिखो, recommendation, NTCA submits recommendation for the notification of a particular area as tiger reserve. लिखिए, for declaring an area as tiger reserve, ठीक है, as tiger reserve, ठीक है। notification issued by center, सेंटर का नोटिफिकेशन आता है, फलाना फलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब ये टाइगर रिजर्व बन गया है, या जो भी, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। कितना टाइम हो गया? 8:50 हो गए, माय गॉड। कोई बात नहीं, हम लोग वी आर डन। ओके, मादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये न्यूज़ देखो फ्रेंड्स थोड़ा, ये देखो 31 जुलाई का ये न्यूज़ है। फिलहाल अभी ये टाइगर रिजर्व घोषित हो गया, ठीक है, पर 31 जुलाई का ये न्यूज़ देखो, व्हाई गोवा गवर्नमेंट इज अपोजिंग द टाइगर रिजर्व टैग फॉर मादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शॉर्ट में आपको समझाता हूं, मादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है, वेरी वेरी रिच प्लेस, अगेन वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। और यहाँ पे सीन क्या था कि एक बार आप टाइगर रिजर्व घोषित कर देते हो ना, तो गोवा में आप देखोगे माइनिंग का काफी इंडस्ट्री बैठा हुआ है उधर। तो आप देखो, अगर एक बार आपने यहाँ पे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया, टाइगर कॉरिडोर हो गया, मतलब आप फिर वहाँ पे माइनिंग आपको रोकना पड़ जाएगा। तो गोवा गवर्नमेंट उसके ऑपोजिट थी। NTCA ने अपने रिकमेंडेशन में कह दिया कि नहीं, इस एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित कर दो, क्योंकि यहाँ पे टाइगर वायबिलिटी पाया गया है, टाइगर का वायबल पॉपुलेशन पाया गया है, ठीक है। तो व्हाट यू शुड डू इज टुडे, लेट्स स्टॉप हियर। चलो इसके बाद हम लोग और करेंगे, 2-3 और हैं करेंगे, पर ये आर्टिकल पढ़ो थोड़ा जाके, तब आप समझोगे कि NTCA का रोल क्या होता है। वो रिकमेंडेशन डालेगा, अगर स्टेट नहीं माना ना, NTCA के पास एनफोर्सिंग अथॉरिटी थ्रू द जुडिशियल मैकेनिज्म है, ओके, व्हिच इज व्हाट हैपेंड इन दिस केस। नीलगाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नीलगाय को आई थिंक इट इज कॉल्ड एज, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे ख्याल से वाइल्ड, क्या कहते हैं नीलगाय को? नीलगाय को नीलगाय कहते होंगे, आई एम श्योर, हां, या ब्लू काउ मे बी, आई एम नॉट श्योर। नीलगाय को तो मैंने आज तक नीलगाय पढ़ा है। ब्लू बुल, ब्लू डियर, डियर तो नहीं होगा। डार्क वेब क्या है सर? यूगल डार्क वेब वो चीज है जो हमारा आप ये इससे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको दूसरा ब्राउजर चाहिए, उसका नाम होता है tor। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा वो यूज करना, आप लोग स्टूडेंट्स हो, ये क्रोम आपके लिए ठीक है, पर इससे वो उस पार्ट ऑफ द इंटरनेट क्या है ना, एक रूम जैसा है, ऐसा समझो। और हम लोग बस एक कोने, रूम के एक कोने में बैठे हैं, गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स खोल के। और बहुत कुछ है इंटरनेट में जो आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स से नहीं खोल सकते हो, उसके लिए आपको स्पेसिफिक ब्राउजर एक्सटेंशन चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल tor एक है जो मेरा फ्रेंड यूज करता है, वो कोड बहुत करता है, तो वो मुझे दिखाते रहता है ये सब, तो ये यूजलेस ज्ञान उसी से आया मुझे, ठीक है। स्लाइड लास्ट स्लाइड, सॉरी लिखो, माय बैड फ्रेंड्स, लिख लीजिए। ब्लू काउ गूगल पर बता रहा, मैं सही था मतलब, क्या बात, मैं गलत कहाँ होता हूँ फ्रेंड्स, नॉट टैलेंटेड। MPs ऑफ ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी, कोई ऐसा रूल नहीं है, एनी 3 MPs कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। वो लोकसभा स्पीकर इवेंचुअली वो सबमिट करेंगे वो नेम्स, क्योंकि वो इवेंचुअली पार्लियामेंट के अधीन, पार्लियामेंट का उन्हीं के अंदर है ना सब कुछ, लोकसभा स्पीकर के अंदर, ही इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ सॉर्ट्स, एटलीस्ट द पार्लियामेंटरी प्रोसेस, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए आप लोगों का जो पूरा ये है ना साथ, मेरे साथ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मुझे पता है हैवी है, पर आप एक बार रिवाइज करो, आपको आसान लगेगा, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अटेंड करोगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ये क्लास कंटिन्यू करेंगे कल 12 बजे दिन में, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं टेंशन मत लीजिए, पर अपने नोट्स फिनिश कर लेंगे, ठीक है, ओके। और क्लास के बाद फीडबैक फॉर्म आता है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज डू कंसीडर लीविंग मी, ताकि हम और आप आगे भी जुड़ पाएंगे बाकी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। चलो नमस्कार एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। मैं हैप्पी वीकेंड नहीं बोलूंगा, वो कल बोलूंगा आफ्टर द क्लास, ठीक है। चलो बाय बाय फ्रेंड्स। लाइन टेल कैसा डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, डोंट वरी, सब हो जाएगा, मेरे पे भरोसा रखो, मैं करूंगा।